So, very good evening to all of you. Today I'm going to take up one very important topic, that is Shanti Bill. I have already discussed the Shanti Bill, but I wanted to discuss some other aspects of Shanti Bill, ठीक है? Because I believe कि उसके ऊपर बहुत सारे aspect है जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं. देन जापान में जो फुकुशिमा इंसिडेंट हुआ था, सुनामी आई थी 2011 में, तो वहाँ पर जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है उसको दोबारा से रीओपन किया जा रहा है, उसको डिस्कस करते हैं. देन इस बिल की जो प्रोविजंस हैं जो इम्पोर्टेंट, उसको डिस्कस करते हैं. देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दिस न्यूक्लियर वाला जो न्यूज़ है हमारी. ठीक है, सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारा जो प्रेजेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो इंडिया में है, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इंडिया के अंदर प्रेजेंटली कितनी है, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी है इंडिया में. तो 8.8 गीगावाट है प्रेजेंटली. अगर आप देखेंगे तो द पावर न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज 8.8 गीगावाट. एंड 2047 तक, ठीक है, 2047 तक इंडिया को 100 गीगावाट जो है इस कैपेसिटी तक हमें लेके जाना है न्यूक्लियर पावर को. और इसको हम अचीव कैसे करेंगे, वो जो है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया. और जो शांति बिल आया वो इसी लाइन के, इसी पर्पस के लिए वो आया. ठीक है, नाउ टू अंडरस्टैंड कि पहले तो आप ये देखो कि गीगावाट क्या होते हैं और 8.8 गीगावाट और 100 गीगावाट, इसका आप पहले स्कोप समझो कि स्कोप कितना है. ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं कि वॉट्स क्या होते हैं, वॉट्स, वॉट क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, यूनिट ऑफ पावर. ठीक है, यूनिट ऑफ पावर है वो वॉट्स. तो अगर मैं आपको बात करूं कि वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, इट मींस हाउ फास्ट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड और प्रोड्यूस्ड, कितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है. अगर मैं बोलूं कि एलईडी बिल जो बल्ब है आपके घर में वो 10 वॉट्स का है, 10 वॉट्स का है वो, तो दैट मीन्स इट शोज कि इसकी जो पावर यूजेज है वो 10 वॉट्स की है, 10 वॉट्स तक ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम करेगा. देन तो देखो आपकी एक एलईडी बल्ब जो है वो 10 वॉट्स का है, सीलिंग फैन जो है 70 टू 80 वॉट्स का होता है, एक आयन, इलेक्ट्रिक आयन जो होती है वो 1000 वॉट्स की होती है. तो इट इज अ यूनिट ऑफ पावर. ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं आपको 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 वॉट्स. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स. नाउ उसके ऊपर वाला जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, उसके ऊपर मेगावाट होता है. तो 1000 किलोवाट्स इज इक्वल टू 1 मेगावाट्स. 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट्स. प्यारे बच्चों, अगर आपके पास जो पावर 1 किलोवाट की है ना, 1 किलोवाट की, तो आप 100 10 वॉट वाले एलईडी बल्ब यूज कर सकते हो अपने घर में, क्योंकि आपके पास कितनी पावर है, 1 किलोवाट. तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वॉट्स. तो इसको डिवाइड बाय 10 करो, क्योंकि एक एलईडी बल्ब कितने वॉट का होता है, 10 वॉट का होता है. तो 1 किलोवाट में कितने एलईडी बल्ब आप लाइट कर लोगे, कितने, 100 कर पाओगे. 100 एलईडी बल्ब जो हैं 1 किलोवाट के अंदर वो लाइट अप हो सकते हैं. 1 मेगावाट के अंदर 1000 किलोवाट्स होते हैं, 1000 किलोवाट. तो कितने वॉट हो गए, फिर बताना जरा, कितने वॉट हो गए 1 मेगावाट के अंदर, 10, कितने हो गए, 10 लाख वॉट्स, कितने हो गए इसके, 10 लाख वॉट्स. तो 1 मेगावाट के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपके पास 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पावर है, 1 मेगावाट जनरेट कर रहे हो आप, तो कितने एलईडी बल्ब आप जो है, कितने आप एलईडी बल्ब जो है लाइट अप कर सकते हो, बताना जरा. 1 लाख एलईडी बल्ब आप लाइट कर सकते हो, किसमें से, 1 मेगावाट. 1 मेगावाट में 1 लाख एलईडी बल्ब जो है आप लाइट अप कर सकते हो, 1 मेगावाट जनरेट करोगे तो. 1 गीगावाट में कितने होते हैं, थाउजेंड्स मेगावाट, थाउजेंड्स मेगावाट होते हैं. तो 1000 मेगावाट का मतलब ये हो गया आपका कि भाई 1 गीगावाट के अंदर 10 करोड़, कितने, 10 करोड़ एलईडी बल्ब जो है आप लाइट अप कर सकते हो, 10 करोड़ एलईडी बल्ब 1 गीगावाट में. 1 गीगावाट में आप देख लो कितनी 9 जीरोज आती हैं. तो अगर मैंने आपको एक एलईडी बल्ब 10 वॉट का बताया, अगर आपको लाइट अप करना है तो आप देख लो 10 करोड़ जो है एलईडी बल्ब लाइट अप हो सकते हैं. और इंडिया में हमारा टारगेट कितना है, बताओ जरा, कितनी हमने न्यूक्लियर पावर से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, अभी मैंने आपको बताया था, हाँ जी, 100 गीगावाट.
तो मतलब अगर 1 गीगावाट में 10 करोड़ एलईडी बल्ब लाइट अप हो सकते हैं 1 गीगावाट में, तो 100 गीगावाट तक हमें लेके जाना है, तो कितने एलईडी बल्ब 10 वाट के लाइट अप हो जाएंगे? 1000 करोड़। कितने? 1000 करोड़ एलईडी बल्ब लाइट अप हो सकते हैं। 1000 करोड़ एलईडी बल्ब लाइट अप हो जाएंगे 100 गीगावाट से। तो 1 गीगावाट की आप पावर देख रहे हो, 1 गीगावाट जो है इजिकल टू 1000 मेगावाट। अगर आपको एलईडी बल्ब वाली एग्जांपल से नहीं समझ में आया, तो आप, मैंने एक दो एग्जांपल्स और लिए हैं कि अगर आप इसको पूरा अंडरस्टैंड करो, एक एवरेज हाउस होल्ड जो यूसेज होती है एक घर की, कितनी नॉर्मल हो जाती है? 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो यूज करते हैं। तो अगर हम 1 गीगावाट जो होती है ना, 1 गीगावाट इज इनफ टू पावर अ मीडियम साइज सिटी लाइक भोपाल और काम्बेटूर। तो 1 गीगावाट जो छोटी सिटीज होती हैं जैसे भोपाल, काम्बेटूर जो है, इनको लाइट अप करने के लिए काफी होती हैं। हमारे पास 8.8 गीगावाट है प्रेजेंटली, हमने 100 गीगावाट तक जाना है, 2047 तक हमें वहां तक पहुंचना है। ठीक है, यहां तक तो चलो ये तो एग्जांपल होगी। नाउ आप देखिए इंडियाज करंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 8.8 गीगावाट। ठीक है, एंड अगर हम जितना टोटल एनर्जी जनरेशन अगर हम बात कर लें, जितना भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हम रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल से प्रोड्यूस करते हैं। नॉन रीन्यूएबल से मतलब थर्मल पावर प्लांट्स, देन गैस से भी प्रोड्यूस करते हैं, देन हम हाइड्रो से प्रोड्यूस करते हैं, देन हम सोलर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन हम एयर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम लास्ट में किससे प्रोड्यूस करते हैं? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का शेयर इंडिया की पावर जनरेशन में सबसे कम है। कितना है बताइए जरा? 1.5% सिर्फ। इंडिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना, उसमें से सिर्फ 1.5% हम न्यूक्लियर से जनरेट कर रहे हैं। बाकी जो है, अभी रिसेंटली हाल ही में 2025 में इंडिया हैज क्रॉस्ड द हाफ मार्क, मींस मोर देन 50% हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें वो नॉन सॉरी ये रीन्यूएबल से करें। किसे करें हम? रीन्यूएबल से करें, मतलब सोलर, विंड, ठीक है, हाइड्रो, और ये इन सब का मिश्रण, और न्यूक्लियर भी चलो उसके अंदर ही आएगा। तो मोर देन 50% जो हमारी जनरेशन है वो किससे स्टार्ट हो गई है? रीन्यूएबल से हो गई है। तो दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है और कार्बन एमिशंस को कम करना है। तो जो नॉन रीन्यूएबल्स हैं, जो मतलब जो रीन्यू नहीं हो सकते, जैसे कोल तो लिमिटेड ही है ना धरती में जितना है, तो नॉन रीन्यूएबल्स का शेयर नीचे जा रहा है, और नॉन रीन्यूएबल से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशंस भी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट से दे सकते हैं कि 100 गीगावाट, ये मैंने आपको बल्ब वाली एग्जांपल ऑलरेडी बताई दी। नाउ कमिंग टू इंडियाज न्यूक्लियर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंडिया को समझना पड़ेगा आपको कि इंडिया में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों बोलते हैं इंडिया को? इंडिया में देखो प्यारे बच्चों, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, उसको चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। जैसे थर्मल प्लांट्स को चलाने के लिए हमें कोयला चाहिए, ठीक है, तो गैस प्लांट्स को चलाने के लिए गैस चाहिए। सिमिलरली न्यूक्लियर को चलाने के लिए हमें न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूल जो है हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूल जो है हमारे पास मेरे बच्चों जो यूज किए जाते हैं वो है यूरेनियम। ठीक है, कौन सा है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। ठीक है, 3 होते हैं। सबसे अच्छा जो न्यूक्लियर फ्यूल माना जाता है वो माना जाता है U-233। कौन सा माना जाता है? यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 को सबसे बेस्ट माना जाता है। ये इंडिया के पास नहीं है। तो न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास ये रिसोर्स, ये जो है रिजर्व्स नहीं है। हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा जो भंडार हैं वो किसके हैं हमारे पास? थोरियम के। ठीक है, हमारे पास थोरियम के हैं। अब थोरियम जो है उससे फिसाइल रिएक्शन सस्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियर जो है जो न्यूक्लियर है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जो न्यूक्लियर जो ये पावर प्लांट्स है ना, ये फिसाइल रिएक्शन पे चलते हैं। एक फ्यूजन होता है और एक क्या होता है? फिसाइल। ठीक है, फिसाइल मींस फ्यूजन में होता है कि एटम्स आपस में इकट्ठे होते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं, और फिसाइल में क्या होते हैं? वो टूटते हैं। ठीक है, तो जो थोरियम है उससे फिसाइल रिएक्शन सस्टेन नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड फ्यूल। तो गुड फ्यूल नहीं है हमारे पास, तो इसी के भंडार है। तो होमी भाभा ने, जो हमारे ये एटॉमिक, ये फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ये माने जाते हैं प्रोग्राम, ठीक है, उन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के लिए बनाया। और 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में अभी हाल ही में 2025 में मोदी जी ने, ठीक है, कोर लोडिंग की है जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। मतलब हम सेकंड स्टेज पे पहुंचे हैं। अभी किस पे पहुंच गए हम?
सेकंड स्टेज पे पहुंच गए। तो हम सेकंड स्टेज पे पहुंचे, पर उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा सर 3 स्टेजेस बताओ पहले हमें, 3 स्टेजेस कौन से हैं, और तभी आप ये अप्रिशिएट कर पाओगे कि मोदी जी ने कोर लोडिंग किस चीज की करी है। कोर लोडिंग किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2025 में इंडिया हैज रीच्ड द सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। पहले आप समझिए कि यूरेनियम 233 बेस्ट फ्यूल है। इसको आप एनालॉजी ऐसे ड्रॉ करो कि जैसे मान लो कि हमें एक हवाई जहाज उड़ाना है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए एटीएफ चाहिए होता है, ठीक है, एविएशन एयर टरबाइन फ्यूल या एविएशन टरबाइन फ्यूल जो होता है एटीएफ सबसे हाई ग्रेड का चाहिए होता है, ठीक है, एटीएफ चाहिए होता है हमें। तो अब सपोज करो इंडिया के पास एक हवाई जहाज है, उसको उड़ाना है, उसको उड़ाने के लिए फ्यूल चाहिए हमें। पर सपोज करो इंडिया में एटीएफ निकलता ही नहीं धरती से। इंडिया में वैसे तो फ्यूल तो हमारे पास क्रूड ऑयल तो बहुत कम निकलता है, पर एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूं मैं न्यूक्लियर, ये तभी आप 3 स्टेज वाला पॉइंट समझ पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यू 233 चाहिए, यूरेनियम 233 बेस्ट फ्यूल है न्यूक्लियर को चलाने के लिए, क्योंकि ये फिसाइल जो रिएक्शन है ये सेल्फ सस्टेन करता है। एक बार इसको लोड कर दो, ये अपने आप उसके अंदर फिसाइल रिएक्शंस होते रहते हैं, जनरेट होता रहता है, होते रहते हैं, मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस, फिर ये चलता ही रहता है, फिर इसको दोबारा दोबारा रीलोडिंग नहीं करनी पड़ती। तो सपोज करो एक हवाई जहाज चलाना है, हमें एटीएफ चाहिए, बट सपोज करो इंडिया में जो नेचुरली निकल रहा है वो डीजल निकलता है, डीजल निकलता है क्रूड ऑयल में से, डीजल ही बनता है हमारे पास। अब डीजल से तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, तो हमें पहले उसको रिफाइन करना पड़ेगा। हमारे पास एक रिफाइनरी है, उसको हम फर्स्ट स्टेज में डालते हैं, डीजल को फर्स्ट स्टेज में जब हम डालते हैं, तो उसी तरह एनालॉजी ड्रॉ करो आप कि इंडिया में ना यूरेनियम जो नेचुरल सेंस में निकलता है यूरेनियम वो है 238, क्या निकलता है वो 238 यूरेनियम निकलता है, बहुत कम है, बट ये नेचुरल सबसे फॉर्म में निकलता है, ये फ्यूल नहीं है, ये इट इज नॉट अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल कौन सा है, यूरेनियम 233। ये बहुत ही कम रिजर्व है इंडिया में, बट नेचुरल फॉर्म में ये निकलता है। समझ में आई। फर्स्ट स्टेज के अंदर हम यूरेनियम 238 को, जो हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, कौन से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, उसके अंदर इसको डालते हैं। जब डालते हैं तो उसके अंदर इसको बॉईल करते हैं, और एक वाटर के साथ बॉईल करते हैं, तो इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो उससे स्टीम पैदा होती है, स्टीम पैदा होने से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं साथ साथ। बट हमारा मेन काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी स्टीम से नहीं जनरेट करनी, हमें किसे जनरेट करनी है, हमें न्यूक्लियर से जनरेट करनी है। तो जब ये 238 उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स जब आके ऐड होते हैं, तो एक नया मटेरियल पैदा होता है फर्स्ट स्टेज के बाद, उसको बोलते हैं प्लूटोनियम। क्या पैदा होता है उसमें, प्लूटोनियम। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर 238 को यूज करते हैं हम, यूज करने में उसको उसके अंदर जो नया मटेरियल पैदा होता है वो प्लूटोनियम 239 पैदा होता है। प्लूटोनियम जो है एक अच्छा सोर्स है, बट ये भी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, मतलब ये खत्म हो जाएगा। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब समझते हो आप, एक बार डाला वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया और वो सस्टेन करता जाएगा। ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, हाँ इसको आप डालोगे तो एक बार ये स्टार्ट कर देगा प्रोसेस को। तो फर्स्ट स्टेज का काम इतना ही है कि 238 को डाला, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स में डाला उसको, उसको आप एक स्टीम बॉइलिंग लेवल पे लेके गए, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स ऐड हुए, टूटे ऐड हुए, तो उससे एक नया मटेरियल बन गया प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को हम सेकंड स्टेज में यूज करेंगे। तो ये जो मटेरियल निकल के आया हमारे पास फर्स्ट स्टेज से, ये क्या है, प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 निकल आया जी हमारे पास। अब हम सेकंड स्टेज पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, कौन से, फास्ट ब्रीडर, ब्रीडिंग समझते हो आप, जैसे अ, जैसे मॉस्किटो ब्रीडिंग करते हैं ना, पैदा होते हैं ना, अंडे देते हैं, ब्रीड कर करके बढ़ते जाते हैं। तो ब्रीडर रिएक्टर का काम यही है कि हम इसके अंदर प्लूटोनियम जब डालेंगे तो इससे ब्रीडिंग कर करके एक नया मटेरियल निकले हमारे पास। कौन सा निकले, एक नया मटेरियल निकले। अभी भी हमारे पास 233 नहीं आएगा, सेकंड स्टेज पे निकलेगा। किस स्टेज में निकलेगा, सेकंड स्टेज पे हमारे पास 233 निकलेगा जब हम प्लूटोनियम डालेंगे। साथ में हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, यूरेनियम 238 भी, प्लूटोनियम भी, और साथ में क्या ऐड करेंगे, थोरियम। जब ये सब चीजें डालेंगे तो लास्ट में हमारे पास निकलेगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निकलेगा प्लूटोनियम एज वेल एज यूरेनियम 233। क्या निकल आया हमारे पास, यूरेनियम। फिर अब हम थर्ड स्टेज के अंदर इसको यूरेनियम 233 को इंसर्ट करके वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और ये सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएगा, और हमारे पास यू 233 आ गया। बट डायरेक्टली नहीं आया, हमें म्यूटेशन कर करके उसको जनरेट कर लिया। समझ में आई बात। ये है इंडिया का न्यूक्लियर 3 स्टेज प्रोग्राम। अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। आप देखिए इसको, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विटनेस द स्टार्ट ऑफ कोर लोडिंग। कोर लोडिंग किसको बोलते हैं, सेकंड स्टेज का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है
उस रिएक्टर के अंदर जो कोर एरिया है वहां पर जाके जो मटेरियल प्लूटोनियम हमारे पास आया उसको इंसर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? कोर लोडिंग प्रोसेस ऑफ द इंडिजीनियस प्रोटोटाइप हमने बनाया है। क्या है वो? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कलपक्कम, तमिलनाडु। कोर लोडिंग रेफर्स टू प्लेसिंग न्यूक्लियर फ्यूल इनसाइड द रिएक्टर कोर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब हम रखते हैं उसको कोर लोडिंग बोलते हैं। दिस इवेंट मार्क्स अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बिकॉज इट सिग्निफाइज इंडियाज एंट्री इनटू द, कहां पर पहुंच गए हम? सेकंड स्टेज इन द लॉन्ग टर्म 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ये जो है 3 स्टेज प्रोग्राम, ये किसने कंसेप्चुअलाइज किया था? आप देख लीजिए किसने? डॉक्टर होमी जे भाभा, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर ये एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, होमी जे भाभा। समझ में आया? 3 स्टेज प्रोग्राम। आगे देखिए फिर इसमें क्या रैशनल बिहाइंड द, हाँ जी, गवर्नमेंट अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट होल्ड करती है। जो नया बिल आया उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नए बिल में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं अब। ठीक है, इन फेस ऑफ यूनिक चैलेंज इन इंडिया। तो चैलेंज क्या है? इंडिया पोजेस ओनली 1.1 और 2% ऑफ द वर्ल्ड्स यूरेनियम रिजर्व्स। इंडिया में तो यही है। एंड 25% ऑफ वर्ल्ड्स थोरियम रिजर्व्स कहां पर है? वो इंडिया में। थोरियम तो फिर एक गुड फ्यूल नहीं है, उसको ट्रांसम्यूटेट करके हमें यूज करने का हमें एक तरीका चाहिए। यूरेनियम इज easier to use directly as nuclear fuel, while thorium is not naturally fissile material and requires conversion or breeding into a usable fuel. Because global uranium prices have historically remained low। ये हमारे इतने काम का नहीं है। तो ये 3 स्टेज प्रोग्राम में हमें ये देखना। अब फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। फर्स्ट स्टेज पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नहीं है। कौन सा है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। और इसमें जो है यूरेनियम जो है हम 238 को यूज करते हैं, और यूरेनियम 235 भी होता है एक छोटा सा, उसको भी साथ में यूज कर लेते हैं। तो यूरेनियम 235 ये नेचुरली अकरिंग होता है। ये यू 238 जो हम निकलता है, इट कैनॉट सस्टेन द फिशन बाय इटसेल्फ। अपने आप से ये फिशन नहीं सस्टेन कर पाता। तो जब इसको यूज किया जाता है हैवी वाटर के साथ, हैवी वाटर में हाइड्रोजन मिलाकर, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज किया जाए, इजीली बॉयल ना हो और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। देन उसके बाद आउटपुट क्या निकलेगा इसमें से? एक तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और क्या निकल के आएगा? प्लूटोनियम 239 निकल के आएगा। देन जब ये निकल के आया, देन हमने सेकंड स्टेज पे गए जो कि क्या है? फास्ट। इसका नाम ही ब्रीडर, ब्रीडर मतलब ब्रीडिंग करनी है किस चीज की? नया मटेरियल हमें इसमें से प्रोड्यूस करना है। तो ये जो सेकंड स्टेज पे इंडिया पहुंच चुका है जी अभी। जब थर्ड स्टेज पे इंडिया पहुंच जाएगा तो इंडिया के पास U233 सफिशिएंटली पर्याप्त मात्रा में हमारे पास प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में उसका यूज करके हम सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। और इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है सबसे ज्यादा ये नॉन रिन्यूएबल्स के ऊपर जाता है। हम पेट्रोलियम और ये कोल कितना हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और डॉलर्स हमें यूज करने पड़ते हैं, तो वो हमारे बचेंगे। हमारा कार्बन एमिशंस कम होगी, धुआं कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में कार्बन एमिशंस बहुत कम होती हैं। देन इट विल बी अ स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टेबल सोर्स क्यों? अगर आप देखोगे नॉन रिन्यूएबल्स जो हैं जैसे कोल वगैरह ये वो, इससे तो प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बट जब हम रिन्यूएबल्स की बात करते हैं, रिन्यूएबल्स के अंदर जैसे सोलर की बात करें या विंड की बात करें, ये इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट मतलब आप जैसे आप देखो सूरज नहीं निकल रहा, सूरज नहीं निकल रहा सर्दियों के अंदर, विंटर्स के अंदर, तो सोलर एनर्जी जनरेशन कितनी कम हो जाएगी। देन विंड विंड पावर की भी बात करें, वो भी इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट समझ हो? कभी आ गई रुक रुक के, ठीक है, जब है फेवरेबल कंडीशन है तो है, नहीं है तो नहीं। बट एक स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो नहीं है ना। स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो कोल ही है, कोयला जला के और हम ये करते हैं। बट उससे तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसको रोकना है हमें। तो फिर ये बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है न्यूक्लियर। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो आउटपुट, एक जो इसका वेस्टेज मटेरियल निकलते हैं, वेस्ट, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें। और उसमें जो है ह्यूमन जो है ये हार्म जो है उस उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से काफी हो सकता है, उसको भी हम देखते हैं। बट अब इंडिया जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे पहुंच गया, और मोदी जी ने जाके कोर लोडिंग भी करवाई है। समझ में आ गई आपको? कोर लोडिंग करवाई है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन पे जाके, कलपक्कम, तमिलनाडु। आगे बात समझ या नहीं? कलपक्कम। देन उसके बाद देखो कलपक्कम का नाम आ रहा है बार बार। देन मैं आपको आज बताऊंगा इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, कहाँ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन से बनने वाले हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा में बनने वाला है, गोरखपुर के अंदर बनने, गोरखपुर उसका नाम है। गोरखपुर तो वैसे आप बोलोगे उत्तर प्रदेश में है या नहीं, उसका नाम गोरखपुर है, और वो हरियाणा में बनेगा। पंजाब में कोई भी नहीं है। ठीक है, देखिए हाउ अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वर्क्स। तो ये हमारे काम का नहीं है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का क्या काम होता है? तो वो मतलब यूज फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड जो फ्यूल इसमें लोड किया जाता है वो प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 238, जो कि मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद ये प्लूटोनियम 239 जो है इसके अंदर फिशन रिएक्शंस होते हैं, एंड इट कन्वर्ट्स यूरेनियम 239 इनटू मोर प्लूटोनियम। मोर प्लूटोनियम जनरेट हो गया 239। देन उसके साथ हम क्या यूज करते हैं?
थोरियम 232 यूज करते हैं। एंड फाइनली थोरियम यूज करने के बाद हमारे पास जो एक फ्यूल निकल के आता है यूरेनियम 233, जो कि लास्ट स्टेज के लिए हम क्या यूज करेंगे उसको एज अ फ्यूल, यूरेनियम 233 आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद ये प्राइमरी से ये सर्किट हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब आप याद रखना कि स्टेज टू के लिए, स्टेज टू जो ये टू वाला स्टेज है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडिया में, अगर आप में से पूछो सर कौन सा डिपार्टमेंट जो है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नोडल एजेंसी है, तो कौन सी एजेंसी है बताओ जरा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। स्टेज टू के लिए एक स्पेशल पर्पस कंपनी बनाई थी, स्पेशल पर्पस कंपनी, कल याद है ना उस दिन बताया था स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्टेज टू के लिए कि भाई इसको कंप्लीट करने के लिए कंपनी, उसका नाम क्या याद लिख लो आप, भ भाविनी, ठीक है, भारतीय नविक्या विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। ये स्पेशली इसके लिए ही बनाई थी कि स्टेज टू को पूरा किया जाए। तो आज आपको अगर मैं सिंपल ऐसे पढ़ा दूं ना कि कितने गीगावाट है, आप उसको स्कोप को समझ नहीं पाओगे। अब आपको समझ में आ गया कि 100 गीगावाट तक हमने जनरेट करना है तो कितने लेवल की एनर्जी है। आई बात समझ आज? बोलो समझ में आई ना? 1 गीगावाट और ये सारे यूनिट्स लिख लिया। ये स्पेशल कंपनी जो बनाई थी इसी पर्पस के लिए, इसका नाम क्या है, भाविनी। चलिए आगे देखिए, स्टेज थ्री में थोरियम को यूज करेंगे और हम फाइनली सेल्फ सस्टेनिंग जो है हमारे पास ये स्टार्ट हो जाएगा। वाई इंडिया इज नॉट फुली रीच स्टेज टू, अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए थे? बहुत सारे हिस्टोरिकल और टेक्निकल रीजन थे, जैसे इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई थी, क्योंकि हमें जो है यूरेनियम 238 तो हमारे पास बहुत कम था, नेचुरल यूरेनियम, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था ना कहीं से, तो हमें क्या करना था, इंपोर्ट। जो नेचुरली निकलता है वो निकालने की टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए हमारे पास। तो यूरेनियम 238 जहाँ से भी हम लेंगे तो हमारे पास सैंक्शन लगी, जिसकी वजह से वो भी हम नहीं ला पाए, कुछ कारण रहे, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिले होते रहे, करप्शन के चार्जेस भी लगे थोड़े से, जिसकी वजह से स्टेज टू डिले हो गया। बट अब फाइनली हम स्टेज टू पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और इसका जो आउटपुट निकलता है तो आप देख सकते हो, बायो प्रोडक्ट्स इसके ये निकलते हैं, बायो प्रोडक्ट्स जो हैं इसके ये सारे निकलते हैं, आप ये देख लीजिए। और देन रेगुलेटरी कंसर्न्स एंड ये हमारे काम का नहीं। अच्छा, सबसे सस्ती सोलर एनर्जी भी फिलहाल हमारे पास कौन सी पड़ती है, सोलर कह रहा हूँ एनर्जी, ये सबसे चीप एनर्जी सोर्स कौन सा है? ये 2.5 रुपीज पड़ती है पर किलोवाट, किलोवाट पर आवर। और न्यूक्लियर कितनी पड़ रही है? 4 रुपीज पर किलोवाट पर आवर, ठीक है। 1 किलोवाट पर आवर अगर आप कंज्यूम करते हो, 1 किलोवाट मतलब कितने 1000 वॉट्स अगर आपने 1 घंटे में कंज्यूम किए तो कितने रुपए पड़ती है? 4 रुपीज, ठीक है, 1 किलोवाट अगर आप कंज्यूम करते हो। अभी इंडिया मतलब ज्यादातर थर्मल पे है, अभी हम कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कितना हम किससे कितना कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जस्ट वेट। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ जी, देखो ना 2.5 रुपीज किलोवाट पर आवर सोलर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है। तो आपका जो बिजली का मीटर है ना घर का, वो जब वन वो देखोगे किलोवाट पर आवर, ऐसे उसकी यूनिट्स होते हैं कि कितने यूनिट कंज्यूम किया आपने। आप तो यूनिट्स चेक करते हो ना कि कितने यूनिट कंज्यूम हो गए एक मंथ में। तो जैसे भगवंत मान सरकार ने क्या बोला कि जिसके 300 यूनिट या 600 यूनिट से कम है तो उसको हम माफ कर देंगे, 2 महीने में 600 यूनिट से कम होना चाहिए, बिजली माफ हो जाएगी, यूनिट्स बोलते हैं वो। तो 1 यूनिट जो होता है ना, वो जब आप 1 किलोवाट कंज्यूम कर लेते हो, मतलब 1000 वॉट्स जब आप कंज्यूम कर लेते हो, तो आपका मीटर कितना चलता है? 1 यूनिट, समझ में आई बात? 1 यूनिट जब आपका मीटर चलता है तो दैट मीन्स यू हैव कंज्यूम्ड 1000 वॉट्स ऑफ एनर्जी। 1000 वॉट्स ऑफ एनर्जी जब आप कंज्यूम कर लेते हो, तो आप ये देख लो कि आपने 2.5 रुपए की एनर्जी कंज्यूम कर ली। आपको 2.5 रुपए की नहीं पड़ेगी, वो तो उनको मिल रही है, आपको तो वो बेच रहे हैं ना आगे। तो आपको बेच रहे हैं तो फिर इंडिया, जैसे पंजाब की बात करूं तो 9 रुपए ये है आपकी 9 या 8 रुपए पर यूनिट देते हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ डोमेस्टिक, कमर्शियल में थोड़ी सी हो सकती है महंगी, डोमेस्टिक थोड़ी सी सस्ती होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम मूव करते हैं प्यारे बच्चों, जो शांति बिल आया है, ठीक है, शांति बिल नया लॉ आ गया है जो इंडिया के अंदर, इसमें क्या क्या प्रोविजंस आई हैं क्या क्या नहीं आई हैं फटाफट से देखते हैं, देन हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे चलते हैं। शांति बिल 2025, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। ऐसा क्या चेंज आने वाला है इंडिया के अंदर कि इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर चेंज होने वाला है? तो आप तैयार रहिए। कल परसों, आई एम टायरलेसली वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट्स, one is Venezuela and other is Iran,
It is on the verge of completion. Venezuela is over and Iran वाला project is also over from my side. क्या रही है कल वेनेजुला के ऊपर हम बहुत लंबी चर्चा होने वाली है। अब टिल जब से वेनेजुला स्पेन ने कॉलोनाइज किया था और आज तक का लेकर हुगो चावेज की जो लीडरशिप रही, देन मिडोरो की जो लीडरशिप रही, और अब क्या कारण रहे जो अमेरिका ने उसको ऑक्युपाई कर लिया। टोटल कंप्लीट हिस्टोरिकल टाइमलाइन ट्रैक डाउन ऑफ वेनेजुला टुमारो, देन आफ्टर दैट ईरान। ये दो बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे जो जिसके ऊपर आई वाज वर्किंग टायरलेसली। तो टुमारो आई विल बी पिकिंग these topics, ठीक है। now coming to the introduction context of nuclear energy, so शांति बिल प्यारे बच्चों जो आ गया है शांति बिल, न्यूक्लियर एनर्जी हैज हिस्टोरिकली सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। न्यूक्लियर एनर्जी पे हम हमेशा से क्या लगाई गई हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। पता है दो कारण है उसके, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर इंडिया के दो लॉज रहे और स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया उसको। प्राइवेट एंटिटीज को न्यूक्लियर एनर्जी में एंटर नहीं किए मतलब करने दिया गया। इवन आप सोलर तो प्राइवेट भी लगा सकते हैं, अगर अडानी जी अंबानी जी सोलर प्लांट लगाना चाहें तो वो लगा के और जो बिजली पैदा करेंगे वो सरकार को भेज देंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है डिस्कॉम्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनको भेज सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी लगा लो, आप भी बिजली जो बनेगी एक्स्ट्रा भेज सकते हो, है कि नहीं। पर न्यूक्लियर एनर्जी को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया, सिर्फ दो कारण है उसके। एक कारण कि न्यूक्लियर एनर्जी को जो है मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। यूरेनियम अगर हम इतना ज्यादा एनरिच कर लें, 90% डिग्री तक एनरिच कर लें, तो उसका बॉम्ब बन जाएगा, जो कि ईरान बना रहा था। और ईरान के ऊपर ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन एक तो पर्पस है कि उसका मिलिट्री यूज हो सकता है, इसलिए उसको रेगुलेट स्ट्रिक्टली किया। दूसरा कि न्यूक्लियर का जो है हार्मफुल इम्पैक्ट बहुत है, कि अगर कहीं से भी अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लीकेज हो गई या कुछ हो गया, तो उसका हार्मफुल इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर इतना होने वाला है कि जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी, कितने लोग मर गए थे। इस वजह से न्यूक्लियर एनर्जी को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है पूरी वर्ल्ड वाइड, ना कि सिर्फ इंडिया में, ठीक है। टू रीजंस मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट रीजन इज बिकॉज ऑफ द डुअल यूज पोटेंशियल एंड मीनिंग सिविल न्यूक्लियर फ्यूल एज अ यूरेनियम कैन बी डाइवर्टेड फॉर मिलिट्री पर्पस ऑल्सो। एंड नंबर टू, बिकॉज ऑफ द सेवियर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। और तीन बड़े बड़े एक्सीडेंट्स जो हैं न्यूक्लियर के हमें देखने को मिलता है। एक है 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट हुआ था 1979 में, एक चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था 1986 में, एक फुकुशिमा हुआ था 2011 में। चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ था। इसमें ना ये कुछ टेस्टिंग कर रहे थे चेरनोबिल में ना, साइंटिस्ट कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे थे, और उसमें क्या हुआ कि फिर वो जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर था वो ब्लास्ट कर गया, जिससे फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं ये सारी लीकेज हुई। देन फुकुशिमा में तो आपको पता है क्या आ गई थी, सुनामी आ गई थी। सुनामी आने की वजह से जो रिएक्टर्स थे वो बंद हो गए, उसको कूल करना पड़ता है ना, क्योंकि अंदर हमेशा क्या चल रहा है, फिसाइल रिएक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है अंदर। जब वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद हो जाएंगे तो उसके ना आउटसाइड एक वाटर चलता रहता है 24 घंटे, उसको कूल करने के लिए चलता रहता है। तो जब सुनामी आ गई, तो सुनामी आने से जितने इलेक्ट्रिसिटी पोल हैं सब उड़ गए, जनरेटर्स थे सब उड़ गए, जनरेटर सब कुछ रहा ही नहीं। तो फिर वो प्लांट बंद हो गया जब, तो वाटर जो है कूल करने के लिए रिएक्टर्स को वो बंद हो गया। देन वो मेल्ट डाउन हो गया, मेल्ट डाउन होने की वजह से सारे रेडियो एक्ट जो ये है लीकेज हो गई वहां पर। अभी उससे रिलेटेड दो न्यूज इसी पीपीटी के अंदर इंक्लूड की हैं। एक 2025 में जापान ने, जब ये फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका जो फुकुशिमा का जो प्लांट में से जो रिमेनिंग वाटर रह गया था, जो कि वेस्ट वाटर था रेडियो एक्टिव, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, जापान ने उसको फिल्टर करके उसको सी में रिलीज कर दिया। जो पास वाले देश हैं जैसे साउथ कोरिया और इन्होंने इन्होंने चाइना, इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करी कि आप ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर का पानी है ये आप समुद्र में छोड़ रहे हो, तो इसमें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। उन्होंने बोला हमने फिल्टर कर लिया, पर एक दो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो फिल्टर होके भी नहीं निकल सकते, वो उसके अंदर ही रहेंगे पानी के। जब सी के अंदर छोड़ दिया ना उनको, तो जो ऑब्जेक्शन साउथ कोरिया और ये चाइना इसलिए कर रहे थे कि जो मैरीन जीव जंतु हैं जैसे मच्छियां वगैरह, ये वो फिश, तो ये तो उसी में रहेंगे और उनके अंदर जाएगा, और फिशिंग करके वो ह्यूमन चेन में आ जाएगा, फूड चेन में आ जाएगा कि नहीं, ह्यूमन फूड चेन में वही कंज्यूम करते हैं, तो उससे फिर कैंसर और ये सब प्रॉब्लम है। तो जापान ने बोला कि हमने इसको ट्रीट कर दिया वाटर को, उन्होंने इतना सारा पानी था वो कहाँ छोड़ दिया, समुद्र में रिलीज कर दिया। एक तो ये। दूसरा, 2011 का जब ये आई थी सुनामी, तो पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी देश थे उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया तो डिजास्टर बहुत बड़ा होगा जैसे फुकुशिमा में हुआ था। तो जापान ने जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे फुकुशिमा के अलावा, जितने भी जापान के अंदर थे, सारे बंद कर दिए थे जापान ने।
और वो थर्मल प्लांट और ये इसकी तरफ चले गए। बट क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ रहा है और ये कार्बन एमिशंस को लिमिट करना है हमें, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो ये वाला सारा जिसमें एमिशंस को कम करने के लिए टारगेट फिक्स किए गए हैं, इसको देखते हुए कि क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, तो भाई हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। और क्लीन एनर्जी जो है सस्टेनेबल, मैंने आपको बता दिया, सोलर हाइड्रो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये इंटरमिटेंट है। तो सस्टेनेबल कौन सा है? न्यूक्लियर है। और जापान ने हाल ही में जो प्लांट्स बंद किए थे उनमें से जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है वो रीस्टार्ट कर दिया। समझ में आ गया? तो अब सारे जितने भी कंट्रीज हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं। तो आप आगे देखें यहाँ पर, तो 3 बड़े इंसिडेंट मैंने आपको यहाँ पर गिनाए। आगे देखिए, एज अ रिजल्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे न्यूक्लियर को लेके। बट अब इस बैकड्रॉप में अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो शांति बिल पास हुआ है उसका एक तो पहले फुल फॉर्म देख लीजिए आप, सस्टेनेबल सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, शांति बिल 2025। इसका नेम आपको याद होना चाहिए क्योंकि शांति बिल जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। सस्टेनेबल हार्नेसिंग करनी है एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। Now this marks a significant shift in the governance of India's civil nuclear energy sector. क्या क्या चेंज आया जी? अब इस लॉ से क्या क्या चेंज आएगा वो हमें चेक करना है कि इट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। क्या क्या है वो अभी हम वन बाय वन देखते हैं। चलिए आइए, वाई द शांति बिल इज इन न्यूज? बिकॉज इसको, और एटॉमिक एनर्जी बिल भी बोला गया 2025 में, इसके ऊपर वाइड स्प्रेड अटेंशन इसलिए थी क्योंकि इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क है, कौन से फ्रेमवर्क था इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क? 2 लॉज हैं इंडिया के अंदर जिसको इस लॉ ने कंप्लीटली ओवरहॉल कर दिया है। न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क जो इंडिया में ऑलरेडी चल रहा था उसको कंप्लीटली क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। ठीक है। और फर्स्ट टाइम, और ये क्या क्या चेंज आए हैं, मेन चेंज अगर आप देखेंगे तो for the first time since 1956 government has opened the nuclear sector for private participation। इस बिल से अब क्या कर दिया जी? प्राइवेट पार्टिसिपेशन, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर के अंदर अब आ सकते हैं। इवन की फॉरेन फर्म्स वो भी आ सकती हैं, पर वो डायरेक्ट नहीं है, उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। बट प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउड है। पर याद रहे, अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड था न्यूक्लियर प्लांट्स, प्राइवेट नहीं आ सकते थे। अब प्राइवेट प्लांट्स ऑपरेट कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स ऑपरेट कर सकते हैं आके न्यूक्लियर प्लांट्स। अंबानी जी लगाना चाहें, अडानी जी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमेशा गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा रहेगा। 51% स्टेक किसका रहेगा? गवर्नमेंट का। 49% किसका रहेगा? प्राइवेट प्लेयर्स का। फॉरेन प्लेयर्स भी आ सकते हैं इसके अंदर। फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया। देन कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। देन ऑपोजिशन ने डिमांड करी थी कि जो कुछ प्रोविजन है इसको अमेंड किया जाए, बट गवर्नमेंट ने इसको अमेंड नहीं किया और गवर्नमेंट ने इस लॉ को पास कर दिया जो भी प्रोविजन इसके अंदर है एज इट इज। नाउ लेट्स सी कि इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क था उसके पास हमारे लिए पहले कौन से लॉस थे। तो पहले हमारे पास था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड दूसरा हमारे पास था सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLNDA 2010। ठीक है। ये लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये न्यूक्लियर डैमेज के जब होता है तो उस टाइम पे सिविल लायबिलिटी इंपोज करने की बात करता है। अगर जैसे फुकुशिमा डिजास्टर हो गया ऐसे, तो सिविल लायबिलिटी बनती है कि नहीं? जिन लोगों का नुकसान हो गया, कई लोग मर गए, तो वो कोर्ट में जाके बोलेंगे ना कि इसकी वजह से कितना लोगों को हार्म हुआ। भोपाल गैस में भी तो ऐसे हुआ था। इवन टिल टुडे ऑल्सो द पीपल दे आर हैविंग दिस मेंटली रिटार्डेड पीपल आर बीइंग बोर्न। जो आगे उनकी आगे आने वाली जनरेशन भी जो है ना, 3 पीढ़ियां उनकी, वो आप देखोगे कि उनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी एंड ये सब है आज भी। वहां पर अगर आप भोपाल के अंदर जाके देखेंगे 3 पीढ़ियां उनकी खराब हो गई क्योंकि जीन्स के अंदर वो चीज आ जाती है और फिर आने वाले बच्चों की जिंदगी कितनी खराब। तो फिर ये जो लॉ है हमारे पास पहले था, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, प्यारे बच्चों, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी लगाता था। कितनी? अनलिमिटेड। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कौन सी? स्ट्रिक्ट। जिन बच्चों ने टॉट लॉ पढ़ा होगा मेरे पास उनको पता है व्हाट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया, अब स्ट्रिक्ट का मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह की लायबिलिटी होती है। एक होती है फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। फॉल्ट, आपने गलती करी है तो आपकी लायबिलिटी है। आपने किसी में टक्कर मारी, गलती कर दी तो आपकी लायबिलिटी है। वो तो आपका फॉल्ट था तो आपकी लायबिलिटी बना दी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं है, आपका कोई फॉल्ट भी नहीं है,
पर डिजास्टर अगर हो गया तो यू आर स्ट्रिक्टली लायबल। ये टॉर्ट लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था। मतलब इवन इफ यू हैव नो फॉल्ट ऑफ योर्स, कोई भी फॉल्ट आपका नहीं है, स्टिल यू विल बी हेल्ड लायबल स्ट्रिक्टली। व्हाई? क्योंकि आप किसी ऐसी चीज के अंदर डील कर रहे हो जिसका इम्पैक्ट पूरे समाज के ऊपर इतना ज्यादा पड़ सकता है कि अगर वो चीज जिसमें आप डील कर रहे हो वो लीक हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो लार्ज स्केल इम्पैक्ट होगा पूरी सोसाइटी के ऊपर। तो यू कैन नॉट रेज दिस पॉइंट कि व्हाट इज माय फॉल्ट, अर्थक्वेक आया था, सुनामी आई थी तो हो गया, तो लीकेज हो गई। नो, यू कैन नॉट रेज दीज पॉइंट्स। ठीक है, वो हालांकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मैंने टॉर्ट लॉ में पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा, एक्ट ऑफ गॉड और ये वो, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। जब टॉर्ट लॉ पढ़ोगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप फिलहाल ये मान के चलो कि जो ये पुराना लॉ था ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगाता है। क्या लगाता है ये? एब्सोल्यूट। मतलब वो जो प्लांट ऑपरेट ऑपरेट कर रहा है ना, अब फॉरेन प्लेयर से हमने लिए होंगे, ये लॉ ये कहता है पहले प्लांट ऑपरेट कौन करता है? गवर्नमेंट ही करेगी। कौन करेगी? गवर्नमेंट ही करेगी। बट जो हमने प्लांट्स लिए थे वो तो फॉरेन कंपनी से लिए थे, क्योंकि हमें तो बनाने नहीं आते। तो हमने किससे ली थी वो टेक्नोलॉजी? फॉरेन कंपनीज। क्योंकि ये सिविल न्यूक्लियर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कौन सा बॉम्ब की टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, हम तो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, तो उन्होंने दी थी हमें। तो इसमें क्या होता था? अनलिमिटेड लायबिलिटी थी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी। और होता क्या था कि जो ऑपरेटर है वो सारी की सारी लायबिलिटी किसके ऊपर ट्रांसफर कर सकता था? सप्लायर के ऊपर। किसके ऊपर? सप्लायर। सप्लायर जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर सप्लाई किए हैं और जिसने सप्लाई करे हैं उसकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? अनलिमिटेड और स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट मतलब सप्लायर ये भी नहीं कह सकता कि मेरा प्लांट तो अच्छा खासा है, क्वालिटी अच्छी है, ये तो सुनामी आ गई थी उसकी वजह से हो गया। नहीं, उसकी लायबिलिटी क्या है? एब्सोल्यूट। वो बोलेगा कोई गलती नहीं है तेरी, ठीक है भैया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से हो गया। वो बोलेंगे नहीं, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरी लायबिलिटी बनेगी। एक्ट ऑफ गॉड तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शन मिलती है ना, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं मिलती। एक्ट ऑफ गॉड ही है, और सुनामी तो एक्ट ऑफ गॉड ही है। पर फिर भी ये उसको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब एब्सोल्युटली यू आर लायबल बाय व्हाट एवर मीन्स द डैमेज हैज अकर्ड, यू आर लायबल। बिकॉज आपने ये चीज करी है, आप इस चीज में डील करते हो, ये इतनी डेंजरस है, तो यू आर लायबल। इसकी वजह से इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी सप्लायर कोई देना चाहेगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर, कोई बाउंड होना चाहेगा? बोलो यस और नो, होना चाहेगा? कोई भी जो है फॉरेन प्लेयर इंडिया में आने के लिए तैयार नहीं था। इस लॉ की वजह से ये लॉ एक बहुत मेजर हिंड्रेंस था। और हिंड्रेंस क्यों था वो आपको पता ही है कि भाई बैलेंस करना है ना पब्लिक इंटरेस्ट को, करना है कि नहीं बैलेंस? बोलो यस और नो। आप चलाओ न्यूक्लियर पर, अगर कोई डिजास्टर हो गया तो लायबिलिटी तो बनाओगे ना उनकी, फिर लोग कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी कहाँ कहाँ से कॉम्पनसेशन ये सब क्लेम करेंगे? तो ये लॉ था। ठीक है जी, अब शांति बिल ने ये चीज हटा दी। शांति बिल कहता है पहली बात कि प्राइवेट प्लेयर ऑपरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जगह ऑपरेट कर सकते हैं। सप्लायर जो होगा जिसने आपको न्यूक्लियर ये प्लांट टेक्नोलॉजी सप्लाई की है उसकी जीरो लायबिलिटी की। उसकी क्या है? जीरो लायबिलिटी। किसकी है? ऑपरेटर की। किसकी है? ऑपरेटर की। और ऑपरेटर की भी अनलिमिटेड नहीं है, कितनी है? सिर्फ लिमिटेड। तो अब देखो सप्लायर की लायबिलिटी खत्म कर दी, तो अब फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आके टेक्नोलॉजी देना देना चाहेंगे, दे विल बी विलिंग और नॉट? बोलो यस और नो। दे विल बी विलिंग नाउ। तो नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आएगी। अब जो ऑपरेटर है वो भी खुश है, क्योंकि उसकी भी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड है, कैप कर दी कि इतनी ही है आपकी लायबिलिटी। और अब जितना मर्जी नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। हाँ जी, एब्सोल्यूट हट गई अब। एब्सोल्यूट हट गई अब, तो सिर्फ कैप कैप कर दी ना कि आपका अगर न्यूक्लियर प्लांट 300 मेगावाट का है, 3000 मेगावाट का है, तो सिर्फ इतनी लायबिलिटी आपकी बनेगी, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए। ये पॉइंट समझ आ रही है बात आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको? समझ में आए है ना? तो चलिए, आप तो ये लॉ हमारे इंडिया में दो थे न्यूक्लियर फ्रेमवर्क, जो कि अब ये दोनों हट गए हैं। और अब नया शांति बिल आ गया, इसका नेम आपने पूरा जो है फुल फॉर्म भी देख ली। देन कंप्लीट गवर्नमेंट मोनोपोली। अब पहले क्या था जी बताइए? कंप्लीट गवर्नमेंट मोनोपोली, ये चेंज हो गया जी अब। देन एक्सक्लूसिव पब्लिक ऑनरशिप। पहले क्या था? सिर्फ एक्सक्लूसिव पब्लिक ऑनरशिप, अब प्राइवेट ऑनरशिप भी हो गई है जी, वो मैंने आपको बताया। देन और हमारे पास पहले कौन सी ये भी आप नोट डाउन करो प्लीज। ठीक है, कौन सी इंडिया के अंदर कॉर्पोरेशन, जैसे आप देखोगे थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, न्यूक्लियर को चलाने के लिए कौन सी है बताना जरा? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल जो है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ऑपरेट करती है। और आप यहाँ पर देखिए प्लीज, यहाँ पर
इधर देखिए सामने, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रिजीम। पहले क्या था? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रिजीम थी विच डिस्करेज द प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल लीगल रिस्क। वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे इंडिया में। देन आगे देखिए, एज अ रिजल्ट हमारा 2008 में इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ, बट नो मेजर सप्लायर्स वर रेडी टू सप्लाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू इंडिया बिकॉज ऑफ दिस लॉ, सिविल न्यूक्लियर डैमेज लायबिलिटी एक्ट, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, ये वाला सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज 2010। इसकी वजह से देख लो, इंडिया यूएस का एग्रीमेंट की वजह से भी इंडिया के अंदर ये बूम नहीं आ पाया। नाउ कमिंग टू शांति बिल इज एन ओवरआर्चिंग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। इसने मॉडर्नाइज कर दिया है, ये दोनों लॉज को इसने रिप्लेस कर दिया है, और रिप्लेस करके क्या क्या कर दिया है देख सकते हैं आप। प्राइवेट ऑनरशिप अलाउ कर दी है, इवन द प्राइवेट पर्सन बाय सीकिंग लाइसेंस दे कैन ओन, दे कैन बिल्ड, ओन कर सकते हैं, बना सकते हैं, इवन ऑपरेट भी कर सकते हैं प्लांट, ठीक है। देन फॉरेन प्लेयर्स आर आल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट। देन इक्विटी स्ट्रक्चर आप देखिए, प्राइवेट का 49 रहेगा और गवर्नमेंट का 51 रहेगा, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन पहले एनपीसीआईएल की मोनोपोली थी, ठीक है, अब ये मोनोपोली क्या हो गई है? खत्म हो गई है ये। देन आगे पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी अलाउ कर दिए हैं, बट गवर्नमेंट ओवरसाइट रहेगी इसके ऊपर। देन उसके अलावा आप देखें, बट कुछ एक्टिविटीज जो सेंसिटिव एक्टिविटीज हैं वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, फ्यूल प्रोडक्शन, यूरेनियम की प्रोडक्शन चलाओ आप, बट यूरेनियम प्रोडक्शन करके कौन देगा? 3 स्टेट प्लांट वाला जो मैंने आपको बताया था, वो कौन देगा? वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, क्योंकि उससे बॉम्ब भी तो बन सकता है ना, ज्यादा एनरिच कर लोगे तो क्या बना दोगे? बॉम्ब बन जाएगा। देन फिर हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो निकलेगा, इसकी मैनेजमेंट, इसकी लाइसेंसिंग, इसका ओवरसाइट, ये गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर प्राइवेट बिल्कुल मतलब लिबरेशन नहीं दी है। देन ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है? ये बिल क्यों लेके आए बताइए जरा। पहली बात, इंडिया में किसको एक्सपेंड करना बताओ जरा? न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को। किसके ऊपर डिपेंडेंस रिड्यूस करनी है? फॉसिल फ्यूल। देन क्लाइमेट कमिटमेंट्स है कि नहीं, हमें नेट न्यूट्रल होना है कि नहीं इंडिया को, कि हम अपनी कार्बन एमिशंस को क्या करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो कितनी तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं। तो इंडिया की एक कमिटमेंट है, ग्लासगो COP26 में की थी हमने, पंच अमृत, 5 वादे किए थे इंडिया ने। इसमें एक वादा क्या किया था इंडिया ने, कि 2070 तक मैं नेट न्यूट्रल हो जाऊंगा। नेट न्यूट्रल का मतलब है नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब है जितनी एमिशन करूंगा उतनी एब्जॉर्ब करूंगा। तो जितने इंडिया के अंदर फॉरेस्ट हैं, वो कितना कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, उससे हम कितने गुना ज्यादा एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें दो एक कमिटमेंट हमारी ये भी है कि 2070 तक हमें क्या होना है? नेट जीरो। ये बहुत पीछे है 2070 तक। जो यूरोपियन यूनियन है ये 2045 तक कह रही है हम क्या हो जाएंगे? नेट जीरो, कि जितनी इमिशन करेंगे उतनी एब्जॉर्ब करेंगे। जिसमें हमने CBAM भी देखा था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी देखा था कि नहीं? 2026 से लागू हो गया कि नहीं CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? बोलो, भूल गए हो ना? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यस, जिसमें, हाँ, अगर किसी ऐसी कंट्री से यूरोप में इंपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पर ग्रीन रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशंस बहुत वीक हैं, जैसे इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है, तो आप इंडिया में स्टील, आयरन, सीमेंट जो बनाते हो, जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं, तो वो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, उसमें कार्बन एमिशंस कर भी रहे हो, तो गवर्नमेंट उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं कहती। समझ में आई? क्योंकि इंडिया का टारगेट तो बहुत पीछे है ना। बोलो, समझ में आ रही बात या नहीं? तो वो तो अलाउड है। अब यूरोप के अंदर जो बंदा स्टील बना रहा था, वो बंद कर दिया उसने। उसने बोला कि यूरोप के अंदर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, और हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे? हम इंपोर्ट ही कर लेते हैं। इंपोर्ट हमें सस्ता पड़ेगा, बनाना हमें महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? इंपोर्ट करना। बट फिर यूरोपियन यूनियन ने बोला ये तो गलत है, ये तो हमने एमिशंस रोकना था। इन्होंने खुद बनाने के अलावा कहीं और से मंगा रहे हैं, वहां एक्चुअली में तो एमिशंस तो एटमॉस्फेयर में जा ही रही है ना। बोलो यस और नो? एटमॉस्फेयर में तो कार्बन एमिशंस जा ही रही हैं, चाहे इंडिया की तरफ से धुआं ऊपर जाए, चाहे यूरोप से धुआं ऊपर जाए, धुआं तो ऊपर जा ही रहा है। तो उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, अगर यूरोप अब 2026 से अगर यूरोप से बाहर से कहीं स्टील, सीमेंट और ये सब आ रहा है, हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री से आया है और उस कंट्री में कैसी कार्बन रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अगर वहां पर वीक रिस्ट्रिक्शंस है, तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, महंगा कर देंगे। वो जब महंगा हो जाएगा तो जो इंपोर्ट कर रहा है वो कहेगा इससे अच्छा तो मैं खुद ही बना लूंगा। है कि नहीं? बोलो यस और नो? तो वही चीज मैंने आपको बताया। देन कैपिटल अट्रैक्शन भी करना है। अब गवर्नमेंट कितने न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएगी? गवर्नमेंट के पास तो कैपिटल, भाई स्कूल बना ले, हॉस्पिटल बना ले, इतना ही बहुत है। न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए हमारे पास कैपिटल है नहीं। तो प्राइवेट प्लेयर को बोल रहा है कि तुम बनाओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाओ, चलाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तरफ हम जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इनकी कैपेसिटी छोटी होती है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं।
तो ये मतलब इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको डिप्लॉय करना बड़ा इजी होता है। बना बनाया आया और बना बनाया यहाँ फिक्स कर दिया, नहीं तो हाँ मतलब बना बनाया आया और सीधे ही लगा दिया। नहीं तो दूसरी कंपनीज क्या करती हैं, इंडिया में आती हैं फिर बनाती हैं वहां पर उसको, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। देन न्यूक्लियर पावर की और एक खासियत है ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पावर आ रही है ना, समझ में आ रही बात या नहीं? ऐसा नहीं कि सोलर की तरह आज बारिश आ गई, आज क्लाउडी वेदर है तो नहीं है, समझ में आई? ग्रिड स्टेबिलिटी भी है इसकी। देन इंटरनेशनल कॉपरेशन और ये एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया को क्या चाहिए? एनर्जी। आप मुझे बताइए, हमारे ऊपर यूएसए ने बोला रशिया से खरीदोगे तो 500% टैरिफ लगा दूंगा, वेनेजुला से खरीदोगे, वेनेजुला से भी खरीदने पे रोक लगाई हुई थी ना उसने, अब तो वेनेजुला को उसने वो कर ही लिया, उसके प्रेसिडेंट को कैप्चर करके ले गया। वेनेजुला से भी नहीं हम खरीद सकते थे, क्योंकि उसने उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाई हुई थी। हम देखेंगे, वेनेजुला से नहीं खरीद सकते, रशिया से नहीं खरीद सकते, ईरान से भी नहीं खरीद सकते। ईरान वाला भी पढ़ेंगे हम, क्यों नहीं खरीद सकते? तो जहां जहां से ऑयल आना वहां से हम नहीं खरीद सकते। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है भाई, हमने अपनी इंडस्ट्री चलानी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी, क्या करें फिर हम? महंगा तेल खरीदें, या तो महंगा खरीदेंगे इलेक्ट्रिसिटी। पहले भी हम बहुत कम ही लेते थे, उसका रीजन भी यही था कि यूएसए ने सैंक्शंस लगाई हुई थी, बोला था कि वेनेजुएला से नहीं खरीदना है। समझ में आई बात? क्योंकि डॉलर के अंदर ट्रेड होता है, अगर हम नहीं मानेंगे तो वो हमारे पर भी सैंक्शन लगा देगा। और जैसे कि उसने टैरिफ लगाए हैं, सैंक्शन तो नहीं लगाई, क्या लगाए हैं हमारे पर? टैरिफ लगाए हैं हमारे पर। सैंक्शन तो लगाई थी जब हमने न्यूक्लियर ये वाले स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1 पोखरण 2 किए थे, उस टाइम पे हमारे पर सैंक्शन लगाई थी। क्योंकि देखो आज के टाइम पे अगर किसी को हराना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को मत तोड़ दो। क्या कर दो उसकी जैसे ईरान में क्या हो रहा है अब, ईरान में उसकी इकोनॉमी इन क्राइसिस है ना, उसकी इकोनॉमी की बिल्कुल क्राइसिस चल रहे हैं वहां पर। लोगों को वहां पर जीना मुश्किल हो गया, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई वहां पर जाके। क्यों? क्योंकि ईरान ना तो तेल बेच सकता है किसी को, बेचेगा सिर्फ चाइना को, रशिया के पास तो खुद ही है, ठीक है, इनको ही बेचेगा। तो कितने ग्राहक हैं उसके पास? दूसरी बात, कस्टमर उसके पास कम है। दूसरी बात, जब जब इनसे कोई खरीद नहीं रहा, ठीक है, जब इनसे कोई खरीद नहीं रहा, तो दूसरी जगह से जो सप्लाई आ रही है वो बाकियों के लिए सफिशिएंट है, तेरा प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए। ईरान की इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड नहीं है, कुछ और है ही नहीं उनके पास, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ कुछ ये भी नहीं है कि वहां पर कुछ मैन्युफैक्चर होता हो। तो फिर जब वहां पर गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है तो हॉस्पिटल्स भी बेकार होंगे, एजुकेशन भी बेकार होगी वहां पर। और लोगों के लिए वहां पर इंडस्ट्री अगर चल भी रही है तो ना तो वो किसी बाहर किसी कंट्री को बेच सकते हैं, माल बना के बेच सकते हैं, किसी को नहीं बेच सकते, इंडिया भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा देगा वो? सैंक्शन लगा देगा, बोलेगा कि रशिया से, ईरान से और नॉर्थ कोरिया से कुछ नहीं खरीदना। टैरिफ में तो हम टैक्स लगा रहे हैं, सैंक्शन नहीं लगा रहे कि भाई अगर तू उससे खरीदेगा तो तेरे पर मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, टैक्स लगा रहा हूँ तेरे से। और अगर तू उससे खरीदेगा तो तेरे पर सैंक्शन लगा रहा हूँ। सैंक्शन का मतलब है कि तेरे से हम कुछ नहीं खरीदेंगे, तेरे से भी बाइकआउट कर रहे हैं हम। हाँ मतलब तेरे से भी कुछ नहीं है, तेरे पर सैंक्शन लगा दी, हम भी नहीं लेंगे। और जो हमारे एलाइज हैं जिसको हम एड देते हैं, अब यूएस कितनी एड देता है सबको, उनको भी बोलेंगे कि तुमसे कुछ नहीं खरीदना। नहीं खरीदना तो अपने आप अर्थव्यवस्था तुम्हारी चौपट हो गई, चौपट हो गई तो अपने आप लाइन पे आ जाओगे। समझ में आ गई सबको? अभी आप देखेंगे वेनेजुला को, ये वेनेजुला के अंदर क्राइसिस क्यों आए, हुगो चावेज ने क्या किया था, मिडोरो को क्या किया था, ये क्या हुआ, वहां पर भी यही प्रॉब्लम थी। वहां पर तो एक टाइम ऐसा आया था, इन्होंने वेनेजुला वाला जब कल कराऊंगा, तो वहां पर एक ऐसा टाइम आया था, मिडोरो का रूल था, तो डेकाजो बोलते हैं उसको। तो इसने क्या किया, जब देखा कि वहां पर चीजें बहुत महंगी हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, तो उसने आर्मी खड़ी कर दी हर जगह अंदर, और बोला कि जो दुकानें हैं, दुकानों पे जहां पर ये चीजें बिक रही हैं, जैसे आपने कोई अप्लायंस खरीदनी, कुछ खरीदनी है, तो आर्मी खड़ी कर दी और बोला कि जिस रेट पे हम बोल रहे हैं उसी रेट पे बेचना पड़ेगा। तो आपकी दुकान है, जैसे अब आप एक मोबाइल बेच रहे हैं, तो वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, तो चीजें महंगी थी, तो उसने बोल दिया कि ये 10,000 का सिर्फ 2,000 में बेचो। आर्मी खड़ी हुई है ऐसे लेकर, जितने मर्जी आके लो जी, आप कस्टमर 2,000 में ले जाओ दो। अब ये बंदा जो दुकानदार है, इसके पास जितना स्टॉक है ये तो बिकवा दो आप एक बार में, ये तो बिकवा दोगे, गन की पॉइंट पे आपने बिकवा दिया कि लोग खुश हो जाएं कि सरकार ने हमारे लिए कितना अच्छा कर दिया। बट इसमें तो आपने फ्री मार्केट को डिस्टॉर्ट कर दिया। कैसे? अब वो बंदा क्या दोबारा रीस्टॉकिंग करेगा? करेगा रीस्टॉकिंग? बोलेगा मेरा तो नुकसान हो गया सारा का सारा, बोलो यस और नो। वो रीस्टॉकिंग नहीं करेगा तो मार्केट में क्या आ जाएगी? शॉर्टेज। और शॉर्टेज आ गई, अब और बड़ा डिजास्टर है। पहले तो शॉर्टेज नहीं थी, पहले इन्फ्लेशन थी, अब क्या है? तो ये सब चीजें आप देखेंगे जब हम करेंगे। बस मैं अभी ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी कैसे आएगी? एनर्जी सिक्योरिटी कैसे आएगी? जब हमारे पास एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स होगा। वो किसने कर दिया विड्रॉ? वो तो 66 ऑर्गेनाइजेशन से उसने विड्रॉ कर दिया है। ट्रम्प तो देखो आप,
ट्रम्प तो अभी वो उसको कह रहा है, ईरान को, उन प्रोटेस्टर्स को कह रहा है लगे रहो, हम बस ऑन द वे ही है हेल्प। उसको भी कह रहा है, ग्रीनलैंड को भी कह रहा है कि कर लेंगे, पहले पैसे दे के मनाएंगे, नहीं मानेगा तो कब्जा कर लेंगे हम, ऐसे ही फोर्सफुली यूज करेंगे। उधर से आप देख लेना, अभी चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेगा, आप देख लेना, उसको भी जस्टिफिकेशन मिल गई है कि जब ये ऐसे काम कर सकता है तो फिर वो सॉवरेनिटी को तो वायलेशन वो भी कर देगा, क्या दिक्कत है, वो तो पहले ही तैयार बैठा था। जस्टिस मिशन 2026 वाली एक्सरसाइज पता है कि नहीं आपको? मिशन जस्टिस 2025, जिसने उसने ड्रिल्स की थी पास में खड़े करके, 200 एयरक्राफ्ट और ये सब करा था उसने। तो बिल्कुल रेडी रहिए, 2026 बॉम्ब ब्लास्ट धमाके पूरे होने वाले हैं, ये एक दूसरे के ऊपर अटैक होने वाले हैं। अभी अभी देखो इंडिया, देखो पाकिस्तान वाला भी तो अभी चल रहा है कि ड्रोन ड्रोन वहां से आए हैं, आए कि नहीं आए? न्यूक्लियर एनर्जी मिशन कैपेसिटी आप देखिए प्यारे बच्चों, इंडिया में कितनी है बताइए, अभी कितनी है? 8.8 है। और हमें पहुंचना कहाँ तक है? 100 गीगावाट। कब तक पहुंचना है? 100 साल, आजादी के 100 साल हो जाएंगे तो विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाना है हमें। अभी डेवलपिंग है, क्या बनाना है हमें? डेवलप्ड इंडिया बनाना है हमें, एम्बिशियस टारगेट है हमारा। ठीक है, देन आगे। ठीक है, एक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये ठीक है, ये इसको इस लॉ ने ना, जो ये शांति बिल आया है, इसने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है इसको एक स्टेट्यूटरी स्टेटस दे दिया है। स्टेट्यूटरी स्टेटस का मतलब है कि अब एक स्टेट्यूटरी बॉडी बन गई, इट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट नाउ। पहले वो एग्जीक्यूटिव जो सरकार जो बोलती थी वैसे करती थी, अब ये आंसरेबल किसको है? पार्लियामेंट को है। तो आपको ये भी नोट करना है कि शांति बिल ने एईआरबी को, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को क्या दे दिया है? एक स्टेट्यूटरी स्टेटस दे दिया है। एईआरबी के फंक्शन क्या है? तो लाइसेंस ग्रांट करना, जैसे प्राइवेट एंटिटीज हैं, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी एश्योरेंस देखना, जहां पर भी प्राइवेट प्लांट चल रहे हैं वहां पर जाके देखना कि सेफ्टी पूरी है या नहीं है, कुछ लैप्सेस तो नहीं है। एईआरबी के फंक्शंस क्या हैं? इंस्पेक्शंस करना, इंडस्ट्रियल सेफ्टी देखना, एईआरबी के ये सारे फंक्शंस हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। देन आप आगे देखिए, सेफगार्ड्स अंडर द शांति बिल। सेफगार्ड्स क्या है? सेफगार्ड्स उन्होंने ये ऐड करे कि फॉरेन पार्टिसिपेशन तो है बट वो डायरेक्ट नहीं है, परमिशन लेनी पड़ेगी पहली बात। तो जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज हैं उनको भी ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी एईआरबी से, बस यही सेफगार्ड है, बाकी कोई सेफगार्ड नहीं है। गवर्नमेंट का रिटेन किसके ऊपर है? फ्यूल मैनेजमेंट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर है, ये तो मैं अभी आपको पढ़ा भी चुका हूँ, बोला ना इन चीजों के ऊपर किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। लाइबिलिटी फ्रेमवर्क देखिए अब आप, सी ये सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो था, इसमें तो ये क्या था, इसमें क्या लिखा था कि विक्टिम्स वर एंटाइटल टू, क्या लिखा है यहाँ पर? इमीडिएट, मतलब डिजास्टर हुआ, आप कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करके नहीं देना कि कितना हुआ है पहले हम देखेंगे, नहीं, इमीडिएट क्या देना पड़ेगा? पुराने लॉ के अंदर इमीडिएट था कि देना ही पड़ेगा। देन प्लांट ऑपरेटर जो है कुड क्लेम रिकोर्स, जो प्लांट ऑपरेट करी थी गवर्नमेंट कर रही थी, गवर्नमेंट किससे रिकोर्स ले सकती थी बताओ जरा? सप्लायर्स। ठीक है, और 3 सिचुएशंस में ले सकती सप्लायर से पैसा, जिसकी वजह से इंडिया में जो फॉरेन सप्लायर्स नहीं आ रहे थे, 3 सिचुएशंस में ले सकती है। पहली बात, एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, अगर गवर्नमेंट ने जिस फॉरेन कंपनी से लिया था उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अंदर लिख दिया था कि कल को अगर यहाँ पर कोई डैमेज हुआ तो यू विल बी लायबल। तो पहली सिचुएशन, गवर्नमेंट ऑपरेटर, पहले तो गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती थी ना, तो कैसे ले सकती थी फॉरेन प्लेयर से पैसा? 3 तरीके थे, या तो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी में लिखा हुआ था, समझ में आई बात या नहीं? वो तो आज भी हो सकता है, वो तो आज भी हो सकता है, बट आज आज अगर ऐसा करोगे कोई भी फॉरेन प्लेयर एग्री नहीं करेगा। समझ में आई? दूसरा तरीका क्या था कि फॉरेन प्लेयर से पैसे ले सकते हैं हम पुराने लॉ के अंदर, फॉल्टी इक्विपमेंट और क्या लिखा है यहाँ पर? डिजाइन, फॉल्टी इक्विपमेंट और डिजाइन। तो फॉल्टी इक्विपमेंट है अगर आपकी, या कोई डिजाइन में आपका कुछ कमी रह गई है, तो फिर गवर्नमेंट जो है फॉर सप्लायर से वो ले सकती है कॉम्पनसेशन। ये जो नया शांति बिल है इसने इसको हटा दिया है। मतलब अब फॉरेन सप्लायर ने आपको दिया न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें कुछ फॉल्ट था, उसके डिजाइन में कुछ कमी थी, फॉरेन सप्लायर को आप लायबल नहीं कर सकते, उससे कुछ कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते, शांति बिल ने इसको हटा दिया है। अब आप देख सकते हो कि आपके प्यारे प्यारे एमपी क्या अच्छे अच्छे लॉ आपके लिए बना रहे हैं, है ना? तो दिस सप्लायर लायबिलिटी प्रोविजन वाज अ मेजर डेटरेंट फॉर द फॉरेन सप्लायर्स। शांति बिल के अंदर आप देखिए क्या लायबिलिटी आप देख सकते हैं, सिर्फ ऑपरेटर लायबल है, और वो भी कैप कर दिया है। अगर ऑपरेटर 3600 मेगावाट वाला प्लांट चला रहा है तो कितनी लायबिलिटी उसकी? अगर 1200 से लेके 3600 मेगावाट वाला तो 1500 करोड़, अगर छोटा करे तो 750 करोड़, करते जाओ, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में तो कितने हैं? सिर्फ सिर्फ 100 करोड़। समझ में आया? सिर्फ 100 करोड़। प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात आपको शांति बिल की? सारी जो मैंने ये चीजें बताई हैं, जो पिछली बार मैंने शांति बिल के ऊपर लेक्चर लिया था उसके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस करा था, एनपीटी बनी थी, और आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, और ये सब देखा था ना आपने?
कितना हमने करा था प्रीवियस जो शांति बिल, वो मैंने उसके ऊपर ले लिया था, पोखरण 1, पोखरण 2, सिविल लाइबिलिटी इंडिया की, और उस पे, बट इस पे मैंने फोकस करा है कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, और मैंने पर्टिकुलर प्रोविजंस को उठाया है कि शांति बिल के अंदर क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं, ताकि आप क्लियर कट रहो कि ये है इसके अंदर। उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेज पे मैं जाऊंगा, तो आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो अब नया शांति बिल प्यारे बच्चों, उसने क्या हटा दिया बताओ जरा? सप्लायर लायबिलिटी हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड। सप्लायर की लायबिलिटी बिल्कुल हट गई है। देन गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन, गवर्नमेंट ने ये क्या जस्टिफिकेशन दी है बताओ जरा? उन्होंने बोला कि भाई प्रिडिक्टेबल लायबिलिटी एसेंशियल, उन्होंने बोला कि लायबिलिटी प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को पता हो कि मेरी लायबिलिटी इतनी ही रहेगी। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उनका ये कहना है गवर्नमेंट का। लिखा ना, टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब उसको पता कि इन इन वर्स्ट केस मेरे ऊपर इतनी लायबिलिटी होगी। बट जब लायबिलिटी फिक्स नहीं होगी, अनलिमिटेड है, तो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देन आगे ग्रेडेड स्ट्रक्चर बेनिफिट, तो ग्रेडेड हो गया। देन बेस लोड है, हमें न्यूक्लियर की जरूरत है, हमें डिपेंडेंस रिड्यूस करनी है, ग्लोबल लीडरशिप, रिवाइवल ऑफ डील्स, ये इस वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि हमें इसकी जरूरत थी। वाई इंडिया नीड्स न्यूक्लियर एनर्जी? इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी क्यों चाहिए बताइए आप प्लीज? क्योंकि सोलर एंड विंड जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट। और ये क्या है? कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस है, इसकी लो कार्बन एमिशंस है, ठीक है। एंड कोल जो है वो आज भी डोमिनेट कर रहा है। और अगर आप यहाँ देखोगे, मैंने यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है एक चार्ट, इससे पता चलता है, इसको यहाँ से पता चलता है कि सोलर एंड विंड जो है वो वो जो है आपका सोलर एंड विंड जो है कॉन्टिन्यूस रिलायबिलिटी है एंड लो एमिशंस है। कॉन्टिन्यूस नहीं है, इंटरमिटेंट रिलायबिलिटी है एंड लो एमिशंस है। न्यूक्लियर की जो है वो लो एमिशन है बट कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस है, हमारे पास लगातार रहेगी। कोल एंड ऑयल जो है उसकी जो है हाई एमिशंस है, और कॉन्टिन्यूसली मिलता तो जाएगा बट कब तक मिलेगा ये नहीं पता हमें। चलो आगे देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, ये देखिए, हाँ इसको नोट डाउन करिए। इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं आज के टाइम पे बताइए जरा? 7 कितने हैं? प्लांट्स कितने हैं? 7 है, और 7 प्लांट्स में रिएक्टर्स कितने हैं? ठीक है, प्लांट्स कितने हैं हमारे पास? 7। इंडिया हैज 7 न्यूक्लियर प्लांट्स। मैनेज कौन करता है? NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इन 7 प्लांट्स के अंदर 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। 25 में से 21 हैवी प्रेशराइज्ड रिएक्टर हैं और 4 जो है लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। टोटल 25 हो गए हमारे पास। क्रिटिसिज्म बाय ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन कहता है इसमें अकाउंटेबिलिटी डिल्यूट कर दिया आपने, सप्लायर की कोई लायबिलिटी नहीं है, डिजास्टर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी के ऊपर कैप लगा दिया आपने। ये पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को आपने अंडरमाइन कर दिया। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल समझते हो आप? पोल्यूटर पे मतलब जो भी पोल्यूट करेगा दैट पर्सन विल बी लायबल, नॉट ओनली टू द पीपल, इवन टू द एनवायरमेंट। इकोलॉजी को जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई वही करेगा। तो इकोलॉजी को नुकसान नहीं होता? होता है कि नहीं होता बताओ? जैसे फुकुशिमा में अभी उन्होंने जो सी में करा है, तो जो ये मरीन जो है बायोडाइवर्सिटी, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को भी डाइल्यूट कर दिया आपने। देन रिस्क ट्रांसफर जो है ये सोसाइटी स्टेट के ऊपर कर दिया, क्योंकि 3,000 करोड़ से या उस करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ तो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी, तो नुकसान आपकी जेब से निकाला जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी दे रही है, वो तो टैक्स लगाएगी ना आपके ऊपर। देन फुकुशिमा के साथ भी कंपैरिजन किया गया कि फुकुशिमा में जब हुआ था तो कितनी ज्यादा कॉम्पनसेशन दी थी आपने, इसके ऊपर कॉम्पनसेशन ही बहुत कम रखी हुई है। देन उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद आरटीआई एक्ट में, आरटीआई एक्ट मतलब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में कुछ आरटीआई डालिए, कुछ नहीं मिलेगा। नए शांति लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि कोई एक्सेस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जित कोई भी पब्लिक डिपार्टमेंट से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप आरटीआई डालिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो आपको मिलेगी। बट ये नया लॉ कहता है कि आरटीआई आप डालोगे आपको कोई एक्सेस नहीं देंगे न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन, कि कितने मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है, किस स्टेज पे, कुछ भी अगर आप मांगना चाहते हो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। देन इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो लेबर काम करेगी उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब उनके राइट्स वायलेट हो जाए, वहां पर कुछ हो जाए, लेबर लॉ की सेफ्टी नेट से बाहर है वो। सेफ्टी नेट लेबर लॉ, अभी नए लॉ आ गए हैं आपको पता है इंडिया में, लेबर लॉस, उसके ऊपर भी पूरी चर्चा चल रही है। इंडिया में नए लेबर लॉ आ गए हैं। लेबर लॉ में क्या है? एक तो मिनिमम वेज, एक ये ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स, कि भाई उस लेबर को प्रॉपर आप प्रॉपर गियर दो, सेफ्टी गियर, समझ में आया? काम कर रहा है तो क्या दो आप उसको? सेफ्टी गियर, उसकी सेफ्टी के लिए प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, डार्क में नहीं होना चाहिए जहां पर एक्सीडेंट होने के चांस हो, ये सब लॉज में लिखा हुआ है ना हमारे। तो इसमें लेबर लॉज अप्लाई नहीं होंगे। मतलब देख लो कितनी बड़ी, मतलब ये वो दे दी इन्होंने।
उसके बाद लैक ऑफ ये सब ठीक है, ये हमारा क्रिटिसाइज वाला हो गया हमारा। देन कंपैरिजन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस देखो आप, फ्रांस का मॉडल अगर आप कंपेयर करोगे तो फ्रांस में रिएक्टर्स रिमेन फुली गवर्नमेंट कंट्रोल, शांति बिल में प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन। देन फ्रांस का मॉडल कहता है प्राइवेटाइजेशन इज नॉट नेसेसरी, और यहाँ पर मतलब ये कंपैरिजन करके दिया गया। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया। अब आइए यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया देखते हैं। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर सिस्टम होता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, वो ऐसे ही चलता है। देखो ये होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये उसका आउटर कोर होता है। ठीक है, ये उसका मेन कोर होता है। इसके अंदर कोर लोडिंग जो आपने देखी है ना, इसके अंदर यूरेनियम या जो कुछ भी है वो इसके अंदर आपको इंसर्ट करना होता है। देन उसके बाद यहाँ पर ये सब प्रोसेस चलता है, टरबाइन लगी हुई है, ये हीट जनरेशन होने के बाद फिसाइल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, हीट जनरेट होती है, और यहाँ से ये टरबाइन चलती है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन्स, और ये जो है आपका पूरा कूल वाटर बेसिन, और जो ये यहाँ पर ये सारी चीजें ऐसे पूरा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये डायग्राम है। उसके बाद इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोर्सेज अगर हम देखें, आप प्लीज नोट डाउन करिए, न्यूक्लियर पावर इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स। कौन सा है? फिफ्थ। नंबर 1 है थर्मल, नंबर 2 आपको मिलेगी सोलर, नंबर 3 आपको मिलेगी विंड, नंबर 4 मिलेगी आपको हाइड्रो, और नंबर 5 आपको क्या मिलेगी? न्यूक्लियर, सोलर। हाँ, आप प्लीज नोट डाउन करिए 2025 में इंडिया ने एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। क्या? इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, जैसे इंडिया कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है बताओ जरा, है ना? तो उसने 500 गीगावाट, कितना? 500 गीगावाट जो कैपेसिटी है हमारी, उसमें 500 गीगा में जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल से प्रोड्यूस करते हैं, सोलर से करते हैं, विंड से करते हैं, टोटल मिला के कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं? 500 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया ने 2025 में 500 गीगावाट में से 50% कैपेसिटी हम रीन्यूएबल से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, हमने नॉन फॉसिल फ्यूल से स्टार्ट कर दिया है। किससे? हमने नॉन फॉसिल फ्यूल से स्टार्ट कर दिया है। सो दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। आधी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो हम इंडिया में बना रहे हैं वो हम नॉन फॉसिल से बनानी स्टार्ट कर दिया हमने 2025 में। तो इट इज अ क्वाइट बिग अचीवमेंट। देन आगे ब्रेक डाउन इंडिया से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, तो सबसे 500.89 टोटल कैपेसिटी है हमारी। इसमें से नॉन फॉसिल फ्यूल जो है, नॉन फॉसिल फ्यूल हमने 51% से वो कर रहे हैं। तो कितनी हम बना रहे हैं? 256 गीगावाट हम किससे बना रहे हैं? नॉन फॉसिल फ्यूल से। देन फॉसिल फ्यूल से कितनी बना रहे हैं? 244 गीगावाट। तो टोटल जो है यहाँ पर एज ऑफ नवंबर 2025 का डेटा है ये। देन अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने इसको डिवाइड किया है। थर्मल, थर्मल से कितनी बन रही है? 48.5। तो ये तो हो गया फॉसिल फ्यूल वाला, फर्स्ट हो गया ना, फिफ्थ लार्जेस्ट है ना न्यूक्लियर हमारी। देन उसके बाद थर्मल के अंदर भी दो तरह के आते हैं, कोल एंड ऑयल एंड गैस। कोल में हम काफी बना रहे हैं, ऑयल एंड गैस से इतना प्रोड्यूस करें 226 गीगावाट। तो इनको तो आप दोनों को अलग अलग ना काउंट करो, आप कोल को थर्मल को एक ही पॉइंट काउंट करो। और 48.5% एनर्जी हमारी कोयले से बनती है। फिर रीन्यूएबल में आ जाइए, तो सबसे ऊपर किसका आ रहा है बताइए जरा? सोलर 133 गीगावाट, मतलब 26% इलेक्ट्रिसिटी हम जो जनरेट कर रहे हैं वो सोलर से कर रहे हैं। देन विंड से, मैंने बोला था सोलर के बाद विंड आती है, तो विंड में आप देख लीजिए 10% इलेक्ट्रिसिटी विंड से जनरेट हो रही है। हाइड्रो मतलब ये जो डैम वगैरह बनाते हैं आप, डैम्स, उससे हम 9% जनरेट कर रहे हैं। देन उसके बाद फिफ्थ नंबर में हमारी क्या आती है? न्यूक्लियर 1.7। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताइए। 1.7। तो आपको मैंने बोला था न्यूक्लियर इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, फिफ्थ है। अभी आप देखिए न्यूक्लियर में 8.8 गीगावाट है, तो टोटल 1.7% कंट्रीब्यूशन हुआ। हमने 8.8 से कहाँ लेके जाना है इसको? 100 गीगावाट। कितना लेके जाना है हमें? 100 गीगावाट लेके जाना है इसे हमें 2047 तक। देन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लीडरशिप, तो मैंने आपको बताया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुई थी ना, तो वहां पर इंडिया ने ये एक वादा किया था। एक तो 5 वादे किए थे। एक तो किया था 2070 तक हम क्या हो जाएंगे? नेट न्यूट्रल। एक और वादा था, वो देखो जरा क्या था? दैट वी विल प्रोड्यूस 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। कब तक? 2030 तक। और हमने 5 साल पहले ही इसको अचीव कर लिया है कि हम 50% अपनी इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे।
तो कर लिया ना हमने 5 साल पहले अचीव, 2025 में ही हमने अचीव कर लिया, जबकि टारगेट हमारा क्या था 2030 तक जनरेट करेंगे। एक टारगेट तो हमने पंचामृत वाला अचीव कर लिया है। आया बात? आवाज नहीं आ रही? ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? किसको नहीं आ रही मेरी आवाज भाई? जिनको नहीं मेरी आवाज आ रही, किसको नहीं आ रही? अंशु को नहीं आ रही? अंशु आ रही, बाकी बच्चों को तो आवाज, बाकी बच्चों को तो आवाज आ रही है मेरी। बाकी बच्चों को तो आवाज आ रही है। आप दोबारा ज्वाइन करो, लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो आप। चलिए, ये पॉइंट समझ में आया आपको? नहीं बताइए, सीओपी 26 में ये पॉइंट समझ में आया आपको कि हमारा एक टारगेट था जो हमने ऑलरेडी 5 साल पहले क्या कर लिया है? क्या, कौन सा टारगेट? कौन सा टारगेट? 50% ऑफ द एनर्जी वी विल जनरेट फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो नॉन फॉसिल फ्यूल से हमने अचीव कर ही लिए। नाउ आगे, इंडियाज न्यूक्लियर रिएक्टर फ्लीट, तो होमी जे भाभा का हमने कर ही लिया। देन हाँ, इसको नोट डाउन करिए प्लीज। इंडिया एशिया का सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर, एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको बोलते हैं अप्सरा रिसर्च रिएक्टर, मुंबई में है। एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा रिसर्च रिएक्टर। तो इंडिया में यूरेनियम तो नहीं है, तो हमारा मेजर सप्लायर जो है वो रशिया रहा। 1990 से रशिया से लेते रहे हम यूरेनियम का। आप देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको इंडिया के न्यूक्लियर जो है। देखो, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये देखो आप हरियाणा में देखो, ये बनने वाला है। ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये ग्रीन वाले ऑलरेडी हैं हमारे पास। ठीक है, ग्रीन वाले ऑलरेडी हैं और ब्लू वाले बनने वाले हैं, है ना? तो आप देखो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑलरेडी ग्रीन वाले, नरोरा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, रावत भाता राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट, देन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका महाराष्ट्र में है। देन गुजरात के अंदर है करापर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये आपका राजस्थान में है। आप देखोगे रावत भारा वाला। ठीक है, देख रहे हो आप? कौन कौन से हो गए बताओ जरा। एक तो यूपी में हो गया ये वाला, ये वाला। देन ये वाला कहाँ पर आ गया? राजस्थान में रावत भाटा, दो हो गए। तीसरा कहाँ आ गया? ये गुजरात के अंदर। चौथा तारापुर वाला कहाँ आ गया? मुंबई में आ गया। देन आप कर्नाटका वाला देखो कौन सा है। हाँ जी, कायगा। ठीक है, और उसके अलावा मद्रास में कलपकम में मोदी जी ने कोर लोडिंग करी है कि नहीं करी? बोलो यस और नो। मोदी जी ने यही तो करी है कलपकम मद्रास वाले में। और ये कौन सा है? तमिलनाडु वाला। तमिलनाडु में दो हो गए। ये है कुंदन कुलाम। कौन सा? कुंदन कुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये हो गया मद्रास। तो आप देख लो, पोर्ट्स की बात कर लें तो पोर्ट्स भी तमिलनाडु में 3 थे मेजर पोर्ट्स। और न्यूक्लियर प्लांट्स की बात कर ले तो यहाँ पर ये क्या है? 2 मिल रहे हैं आपको। देन आंध्र प्रदेश वाले में देख लोगे तो कोवड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और फिर ये यहाँ पर आपको मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में कौन सा है? हरिपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना? कितने हो गए फिर? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नहीं, ये ग्रीन वाला नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6, एक और होगा। देखो ये रहा 7। ठीक है, नहीं नहीं, ये वाला नरोरा। गोरखपुर वाला तो अभी बन रहा है, बनेगा अभी। ग्रीन वाले काउंट करने ना हमें। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप, गुजरात वाला हो गया। ठीक है, ये NPCIL सबको ऑपरेट करती है। कैपेसिटी इसकी 440 मेगावाट है या गीगावाट है? मेगावाट होगी, गीगावाट तो हो नहीं सकती। गीगावाट तो हमने 100 जनरेट करनी है, तो मेगावाट ही होगी। देन उसके बाद कलपकम वाला आ गया, ये तमिलनाडु में मिल रहा है आपको। नरोरा वाला उत्तर प्रदेश में आ गया। देन कायगा वाला कर्नाटका में आपने देख लिया, राजस्थान वाला देख लिया आपने, तारापुर वाला महाराष्ट्र में देख लिया, और कुंदन कुना वाला देख लिया। ठीक है, 2 है। तो आपको तमिलनाडु में 2 याद रखने हैं कि 2 है। देन उसके बाद यहाँ देखिए आप प्लीज,
न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया जो ऑपरेशन में है वो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जो कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वो आप देख सकते हैं, रावत भाटा हो गया ये वाला, करकपर वाला ये हो गया। और अब आप बोलोगे रावत भाटा तो यहीं पे था, पर और न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसमें ऐड कर रहे हैं हम, समझ में आई बात? और न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसके अंदर ऐड करें ताकि कैपेसिटी बढ़े इसकी। तो ये अब कलपक्कम वाला कुंदनकुलाम में 3rd एंड 4th न्यूक्लियर रिएक्टर ऐड होने वाला है। अभी 1 2 थे सिर्फ, 1 एंड 2, 3rd एंड 4th ऐड होने वाला है। कलपक्कम के अंदर भी ऐड करने वाले हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन में है और ये प्लान्ड है। प्लान्ड में अगर आप देखोगे तो हरियाणा में कौन सा बनने वाला है? गोरखपुर, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जैतापुर महाराष्ट्र, ये सारे। अब इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट, प्लान्ड वाला ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, कलपक्कम, इसमें ना कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। कलपक्कम इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजीनियसली खुद बनाया है हमने। जो हमने खुद बनाया है पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो कौन सा है बताइए? कलपक्कम। यहाँ पर मोदी जी ने कोर लोडिंग भी अभी जाके की है, मैंने देखा। कलपक्कम, इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कलपक्कम तमिलनाडु में जो है। देन कायगा आ गया, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। करपरा ये वाला, इसमें भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। रावत भाटा जो राजस्थान में है, ये आप नोट डाउन कर लो। इंडिया फर्स्ट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, फर्स्ट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर रावत भाटा राजस्थान वाला। ठीक है, इंडिया फर्स्ट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। हाँ, वाटर रिएक्टर जो है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स नहीं थे, वो वाला। हाँ, मैंने दिखाई थी। देन उसके बाद आप ये देखिए, ये नोट डाउन करिए आप। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था इंडिया का? तारापुर वाला। कौन सा था ये? तारापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट जो न्यूक्लियर रिएक्टर, वो कहाँ लगा था? एशिया का पहला कौन सा था? हाँ, एशिया में पूरा पहला। और इंडिया में जो अगर हम बात करेंगे, तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। हाँ, वो इंडिया का भी हो गया। वही मैं सोच रहा था, तो उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको कि क्या है, मैंने उसके ऊपर सोच देखा नहीं। वही मैं सोच रहा था कि एशिया का वो तो इंडिया का भी होना चाहिए पहले, फिर देखेंगे उसका नेम अप्सरा कैसे है, कुछ ऐसा होगा। देन नरोरा हो गया, देन आगे कुंदन कुलाम ये हो गया आपका। अच्छा, कुंदन कुलाम वाला हमने ना, आई थिंक रशिया, रशिया से, हाँ ये देख लो आप, रशिया से कुंदन कुलाम वाला कहाँ से लिया हमने? रशियन असिस्टेंट से। कुंदन कुलाम वाला रशियन असिस्टेंट, तमिलनाडु में है ना जो कुंदन कुलाम, वो रशियन असिस्टेंट से हमने बनवाया ये। जैसे कुछ बनने वाले हैं, जैसे हरिपुर वाला अगर आप देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल में बनने वाला है, बट लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम नहीं लगने देंगे यहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, हमारी जो न्यूज इसी से कनेक्टेड है। फुकुशिमा डिजास्टर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो जो है दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो जापान की भी 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी जो है फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है। 2011 के बाद जापान ने काफी न्यूक्लियर पावर जनरेशन कम कर दी थी और कोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस बढ़ा दी थी। ठीक है, बट चैलेंजेस क्या है कि जापान के अंदर नए एआई डाटा लग रहे हैं, क्योंकि जब से आपके पास ये आया है एआई, तो उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ रहे हैं? बहुत सारे एआई डेटा सेंटर। जो कि आपने देखा था, एक न्यूज़ मैंने आपको पढ़ाई थी गूगल की, कि डेटा सेंटर कहाँ बनाने जा रहा है वो? मून पे बनाने जा रहा है। कहाँ बनाने जा रहा है? बताया था कि नहीं? एआई डेटा सेंटर्स बनाने जा रहा है। उस प्लान का क्या नाम था? गूगल का प्लान ये था ना कि वो डेटा सेंटर कहाँ पर बनाएगा जाके? मून पे बनाएगा ना जाके। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? आपकी कॉपी पे पता होगा। तो डेटा सेंटर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, पता कि नहीं आपको? बोलो यस और नो। एआई डेटा सेंटर, एआई को कितनी डेटा उसके अंदर इन फीड करना पड़ता है एआई के अंदर। तो उसकी वजह से उसके जो डिमांड है जापान के अंदर बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो लो कार्बन इमिशंस के लिए फिर। अब इस प्लांट का नेम नोट डाउन करिए प्लीज। काशिवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, काशिवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट।
बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सबसे ज्यादा कैपेसिटी का न्यूक्लियर पावर प्लांट ये काशिवाज़ाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जापान इसको दोबारा से स्टार्ट करने जा रहा है। ये कौन से स्टेट के अंदर है? तो वहां पर परफेक्चर बोलते हैं, निगाटा परफेक्चर, टोक्यो के पास, ठीक है। तो निगाटा परफेक्चर के अंदर ये प्लांट लगा हुआ है। जैसे हम स्टेट्स बोलते हैं ना, कनाडा प्रोविंस बोलता है ना, ठीक है, और यूक्रेन ओब्लास्ट बोलते हैं, ओब्लास्ट। तो निगाटा परफेक्चर, इसको ऑपरेट कौन करेगा? जैसे हमारा एनपीसीआईएल है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहां पर कौन सी है बताना जरा? टैपको, ठीक है, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, टैपको इसको ऑपरेट करेगी। देन फुकुशिमा 9.9 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, रिक्टर स्केल पे 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, सुनामी आई थी, ठीक है। कोर मेल्ट डाउन हो गए, जितने भी रिएक्टर्स थे, मैसिव रेडिएशन रिलीज हुई। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इवन वर्स्ट एक्सीडेंट सिंस चेरनोबिल के बाद ये सबसे वर्स्ट इंसिडेंट यही हुआ था, जिसके बाद परसिस्टेंट हेल्थ एनवायरमेंटल सोशल इंपैक्ट्स देखने को मिले। न्यूक्लियर रीस्टार्ट स्ट्रेटेजी जो है, निगाटा की असेंबली जो है, जैसे हमारी पंजाब विधानसभा है, वहाँ की निगाटा की असेंबली ने इसको क्लियर कर दिया है। और वहाँ के जो गवर्नर है निगाटा के, ठीक है, हिदेओ हनाजुमी, वो सपोर्ट करें कि इसको हमें स्टार्ट करना चाहिए, और टेपको को अलाउ भी कर दिया, ऑथराइज कर दिया है। क्यों कर रहा है जापान इसको रिवाइव? क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी जापान को भी चाहिए, क्लाइमेट कमिटमेंट्स उसने भी करी हुई है कि हम एमिशंस कम करेंगे। देन पॉलिसी टारगेट उसका है कि हमें न्यूक्लियर पावर 20% तक लेके जानी है। कब तक? 2040 तक, मतलब जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है 20% न्यूक्लियर से जनरेट होगी। और एआई की वजह से हमारे इलेक्ट्रिसिटी और डेटा सेंटर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। देन आप नोट डाउन करिए, जापान की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जापान की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान सनाए तकाइची, उन्होंने भी इसको हरी झंडी दे दी है कि हाँ, काशिवाज़ाकी का रीवा प्लांट को स्टार्ट किया जाए, काशिवाज़ाकी, ठीक। अब आप देख सकते, हाँ जी, एआई जो है ना, उसके लिए डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा जो है स्टेब्लिश करने पड़ते हैं, क्योंकि एआई डेटा कंज्यूम सबसे ज्यादा, एआई के अंदर कितना फीड करना पड़ता है डेटा, ऐसे थोड़ी आंसर देता है एआई आपको। कुछ भी पूछ लो उससे, देता है ना कुछ आंसर, चाहे वो सही दे चाहे गलत दे। वो तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि ये सही आंसर दे रहा है या गलत दे रहा है, उसके अंदर डेटा पुराना होगा तो आंसर क्या देगा? गलत देगा वो आंसर। तो एआई डेटा सेंटर्स जो हैं वो हमें एस्टेब्लिश करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एआई की कितनी डिमांड है, हर कोई यूज कर रहा है एआई, कर रहा है कि नहीं? तो एआई डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, और दे आर द एनर्जी गुजलर्स। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन कंज्यूम करते हैं? बड़े बड़े डेटा सेंटर्स ये कंज्यूम करें। तो जापान के अंदर एआई डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा है ना, तो उसके लिए भी उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देन आप देख सकते हैं जापान के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन से हैं, ये व्हाइट वाले सब सस्पेंड किए हुए हैं इन्होंने फुकुशिमा के बाद, और जो येलो वाले हैं ये चलाए हैं बस। तो फुकुशिमा डाइची वाला ये आया था, यहाँ पर सुनामी आई थी, ठीक है, और ये है काशिवाज़ाकी करीवा, ये वाला टोक्यो के पास, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये सारी न्यूज़ खत्म होती है। अब आप मुझे बताइए, इंटरनेशनल लेवल के पर एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। क्या नाम है उसका? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एजेंसी, IAEA, ठीक है। हाँ, जैसे IAEA ईरान के ऊपर सुपरवाइजर, उसी की ड्यूटी थी कि आप सुपरवाइज करिए कि ये न्यूक्लियर तो नहीं बना रहा। तो उन्होंने ही बोला था कि इसने 60% तक एनरिच कर लिया है, तो जिसकी वजह से 2025 में इसराइल ने और यूएस ने उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था। आई बात समझ या नहीं? देन उसके बाद IAEA कब बना था बताइए जरा? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। पहले इसको IAEA नहीं बोलते थे, पहले इसको बोलते थे एटम्स फॉर पीस, बाद में इसको IAEA नेम दे दिया गया, ठीक है। ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है, ठीक है, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, दोनों को रिपोर्ट करती है। आप नोट डाउन करिए, इसको 2005 में नोबेल प्राइज भी मिला है, IAEA को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज तो बहुत तरह के होते हैं, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ये नोबेल प्राइज इन पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला था इसको 2005 में।
फॉर देयर वर्क फॉर सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, IAEA याद रहेगा, एजेंसी जो इंटरनेशनल लेवल पे एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये भी नोट डाउन कर लो, कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया, हेडक्वार्टर्ड इन वियना ऑस्ट्रिया, हेडक्वार्टर्ड इन वियना ऑस्ट्रिया, IAEA। देन आप इसके मेंबर्स कितने बताइए जरा, 180 मेंबर्स। इसके डायरेक्टर का नाम नोट डाउन करिए प्लीज। डायरेक्टर का नाम है राफेल मारियानो ग्रॉसी। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहे जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ ना, तो ग्रॉसी, और अभी चेरनोबिल के ऊपर जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, तो रशिया ने एक ड्रोन अटैक किया चेरनोबिल का, जो न्यूक्लियर प्लांट, चेरनोबिल वाला नहीं, आई थिंक हाँ चेरनोबिल ही है, जेफरोजीजिया वाला है, जेफरोजीजिया न्यूक्लियर प्लांट। कौन सा, जेफरोजीजिया न्यूक्लियर प्लांट। उसके ऊपर रशिया ने ड्रोन अटैक करा, उसका आउटर वाला जो पार्ट था उसके ऊपर ड्रोन ने तोड़ दिया उसको। तो फिर ये IAEA वाले गए थे इंस्पेक्ट करने की वहां पर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन ये रिलीज तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये काफी न्यूज में रहते हैं, इनका नेम याद रहेगा। डायरेक्टर क्या क्या नाम है इसका IAEA का, राफेल मैरिनियो ग्रोसी। इनकी पिक्चर देखनी तो ये देख लो आप, ये है अंकल। ठीक है, याद रहेगा ना कि सर ने कराया था। उसके बाद इंडिया में बताइए, इंडिया में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एजेंसी एनर्जी था ना, तो वो उसके पहले ना ये मतलब एक बॉडी बनाई गई थी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, AEC। इसी के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ, देखो लिखा है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसी के अंडर आ जाता है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर ही आ जाता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन कौन है, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, अजीत कुमार मोहंती। कोई भी फैसला इंडिया में एटॉमिक एनर्जी के रिगार्डिंग लेना होता है, कौन सी बॉडी लेगी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये फैसला लेगी। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रधानमंत्री होते हैं इसके मेंबर। इसका देख लो, अजीत कुमार मोहंती जो है ना, इसके चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। नेशनल एडवाइस सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी इसके मेंबर है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। उसके बाद ये कब बनाई थी एटॉमिक एनर्जी, ये 1948 में बनी थी। देन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो ये 1954 में सेटअप हुआ था। देखो अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो जिसके सेक्रेटरी हैं कौन, अजीत कुमार मोहंती, वो AEC के चेयरमैन भी हैं अजीत कुमार मोहंती। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती है, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन होता है, जो DAE का सेक्रेटरी होता है ना, वही उसका चेयरमैन होता है। आई बात समझ, तो ये है। अब देखो लिखा है, सेक्रेटरी ऑफ DAE सर्व एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द AEC। जो भी DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सेक्रेटरी होगा, वही एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कौन होगा, चेयरमैन होगा। अब इनकी भी फोटो देख लो आप अंकल की। ठीक है, चलिए, यहाँ आज हमारा ये वाला सारी कहानी, जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में सारी डिस्कशन की,